चलो भैया कितना कर दिया था? 6 पूरा हो गया था, 6A पे आ जाओ। 6 पूरा हो गया था, 6A पे आ जाओ। डिपॉजिट ऑफ रेंट, देखो एक सीक्वेंस में याद कर लोगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। 4 से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। 4 पे सीधा सिंपल क्या है कि मेन समस्या फेयर रेंट की होती है, ठीक है ना। फेयर रेंट का डिटर्मिनेशन सेक्शन 4 के अंदर होगा, कौन करेगा? रेंट कंट्रोलर करेगा, ठीक है जी। इसके बाद वही रेंट रिवाइज करना है तो सेक्शन 5 में होगा, ठीक है ना। रिवाइज करने के बाद अब एक कंडीशन लगा दी किसके ऊपर, के लैंडलॉर्ड के ऊपर, एक्सेस में नहीं मांगेगा भैया, ठीक है ना। रेंट के एक्सेस में नहीं मांगेगा, जितना रेंट फेयर डिसाइड हो गया, जो भी रीजनेबल सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग रिवाइज हो गया, डिसाइड हो गया, भैया वही फाइनल रहेगा, ठीक हो गया जी। वो एक्सेस में नहीं डिमांड करेगा, लेकिन उसके नीचे फिर दो मूर्त ऐसे बता दी, दो अपवाद या एक्सेप्शन ऐसे बता दिए हैं, ठीक है ना, जिसमें आप एक्सेस रेंट क्लेम कर सकते हो, ठीक है जी। चलो आओ 6A मिला, देखो शेयर करो, शेयर कर लो। तो कमेंट्स मुझसे ऐसे आओगे, फिर कमेंट्स ऐसे आओगे वो फिर उसमें मिलेंगे, स्क्रीन पर नहीं मिलेंगे। ठीक हो गया, चलो। Rent which should not have been paid may be recovered, or sorry, 6A, deposit of rent, notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, if यदि एक लैंडलॉर्ड रिफ्यूज कर देता, शायद करवा दिया है ना, हाँ ये करवा चुके हैं। रेंट कंट्रोलर के पास जो है, अगर उस परिस्थिति में जहां पर जो मकान मालिक है वो रेंट रिसीव नहीं करता, ठीक है जी, सिंपल सी बात है, क्या करोगे? कंट्रोलर के पास जाओगे, कंट्रोलर के पास डिपॉजिट करवा दोगे, ठीक है ना। सिंपल डिपॉजिट करवाते ही क्या डीम्ड कर लिया जाएगा? यह डीम्ड कर लिया जाएगा कि रेंट जो है, हाँ हमने सबमिट कर दिया है, ठीक हो गया। चलो रेंट ड्यू नोटिस, हाँ नोटिस वगैरह होगा। चलो 7 पे आ जाओ, रेंट विच शुड नॉट हैव बीन पेड मे बी रिकवर्ड, ठीक है जी। रेंट जो पे नहीं किया जाना चाहिए था उसकी रिकवरी कैसे करनी? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये अनफेयर रेंट जो लैंडलॉर्ड ने किसी तरीके से प्रेशर डाल के अगर ये रिकवर कर लिया है या वसूल करवा लिया है, ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे? तो बेसिक सिचुएशन क्या है इसमें, हम वसूल करवाएंगे, ठीक है। आप गए मकान मालिक के पास, मकान मालिक ने प्रेशर डाला, रेंट तो लिया ही लिया, प्लस उस आपसे एक्सेस में अमाउंट भी ले लिया है। अब आप कंट्रोलर के पास जाओगे, जो एक्सेस रेंट आपने पे करा उसको रिकवर करवाओगे, ठीक है। जहां पर एनी सम हैज वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट being paid, which sum by reason of the provisions of the act should not have been paid, such sum shall at any time, underline at any time, within a period of 6 months, underline within 6 months, after the date of the payment, underline after the date of the payment, बी रिकवरेबल बाय द टीनेंट, ठीक है जी। रिकवरेबल है किसके द्वारा? टीनेंट के द्वारा। फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, किससे? लैंडलॉर्ड से। हु रिसीव द पेमेंट, जिसने ये पेमेंट ली है। और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है जी, या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी ले सकते, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से भी लिया जा सकता है। एंड में विदाउट प्रेजुडाइज, विदाउट प्रेजुडाइज यानी कोई भी इल इफेक्ट ना डालते हुए, टू एनी अदर मेथड ऑफ रिकवरी बी डिडक्टेड, ठीक है जी, वो डिडक्ट कर लिया जाएगा विद इन सच 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर, बाय सच टेनेंट, उस किराएदार के द्वारा, फ्रॉम एनी रेंट, किसी भी रेंट से, पेबल बाय हिम, जो उसके द्वारा पेबल है, किसको? लैंडलॉर्ड, ठीक है ना। देखो सीधी सिंपल सी बात, ये क्या कह रहे हैं? लैंड ओनर, टेनेंट, ठीक है। सिंपल रूल क्या डिसाइड हो गए हैं? रूल ये डिसाइड हो गए हैं भैया, रेंट फेयर रहेगा, रीजनेबल रहेगा, एक्सेस नहीं रहेगा। 4, 5, 6, ठीक हो गया। अगर लेट से ये मना कर देता है कि भैया मैं तो रेंट लूंगा ही नहीं, ठीक है ना, तो रेंट डिपॉजिट भी हो जाएगा। सेक्शन 7 के अंदर क्या मुहूर्त बता रहे हैं? सेक्शन 7 के अंदर बता रहे हैं कि लेट से अगर अनफेयर रेंट
मकान मालिक को चला गया है। अगर अनरीजनेबल रेंट चला गया है उसके पास, या एक्सेस में रेंट चला गया है, ठीक है ना, तो क्या करेगा, अब टीनेंट के पास एक रेमेडी और पकड़ा दी है इस एक्ट ने, क्या, कि अपना ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना, ठीक है ना, इसको आप रिकवर फरमा लो। ठीक हो गया, इसको रिकवर करवा लो, कैसे, सेक्शन 7 की एप्लीकेशन लगा लोगे। अब सेक्शन 7 के अंदर कैसे होगा, क्यों, क्योंकि ये मकान के अंदर तो टीनेंट रह ही रहा है, ठीक है ना। हुआ क्या कि ये लो, 6 महीने का, जैसे कि ये सिस्टम जो है, 6 महीने का एक्स्ट्रा रेंट चला गया उसके पास, सही, तो फिर क्या करेगा, जो अगले जो 6 महीने ये रेंट देगा टीनेंट, उस रेंट में से कटौती करवा लेंगे, जैसे भी बनेगा ये, ठीक है ना। लेट से डबल रेंट चला गया है 6 महीने का, या फिर पूरे अगले 6 महीने के लिए एक भी आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं, कोई बात नहीं, 6 महीने के लिए फिर कोई पेमेंट, लेट से इतना चला गया है, ठीक है ना, और आप क्या कर सकते हो, हर महीने कटवा सकते हो उसमें से, तो कटवा लो, ठीक है, कैसे हो जाएगा, सेक्शन 7 के थ्रू हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन, इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैज द सेम मीनिंग एज इज असाइंड टू इट इन द सीपीसी 1908 एंड इंक्लूड इन द केस ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी द जॉइंट फैमिली ऑफ विच द डिसीज पर्सन वाज अ मेंबर। बिल्कुल ठीक बात है जी, जब ज्वाइंट फैमिली का हो जाएगा तो कोई बात नहीं, ये जो टीनेंट है अब ज्वाइंट फैमिली में किसी भी मेंबर के खिलाफ जो है अपना ये क्लेम कर सकता है, ठीक है ना। रीजन अपने को पता ही है, क्योंकि प्रॉपर्टी को संभालने के लिए जॉइंट फैमिली यदि है तो हमको कोई भी गार्जियन वार्जियन की आवश्यकता नहीं। चलो, increase of rent on account of payment of rates etc of local authority, yes, notwithstanding anything contained in any other provision of the act, एक लैंडलॉर्ड shall be entitled, चलो सेक्शन 8 के अंदर लैंडलॉर्ड की एंटाइटलमेंट की बात हो रही है, to increase the rent of a building or rented land if after the commencement of the tenancy a fresh rate, cess or tax is levied in respect of the building of rented land by any local authority। ठीक है जी, देखो होता क्या है, ये बिल्डिंग है जी, ठीक हो गया, चलो, लैंड ओनर टीनेंट किराए पे दे रखी है। हुआ क्या, जैसे अब ये साल शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो जो भी अपना म्युनिसिपल कमिश्नर था लेट से रोहतक का, ठीक है जी, उसने क्या करा, जो भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ठीक है ना, उस पे कोई सेस लगा दिया, कोई टैक्स लगा दिया, ठीक है ना, तो इस सेस और टैक्स के अकॉर्डिंग जो है लैंड ओनर रेंट बढ़ा देगा, लैंड ओनर एंटाइटल कर दिया, ठीक हो गया। ये अगर इन बिटवीन कहीं कहीं भी अगर कार्ट के ऊपर कुछ खाने के लिए गए होगे, या फिर होटल वगैरह में कुछ भी खाने के लिए गए होगे, तो महंगा हो गया होगा, ठीक है ना। हाँ, तो जो अपना रेस्ट हाउस है, वहाँ एक मोमोज वाला वहाँ चले जाते हैं, सिक्किम मोमोज वाला, ठीक है, उसने क्या करा, 20 रुपए बढ़ा दिए प्लेट के, हाँ सिलेंडर उसका बढ़ा दिया, ठीक है ना। अब उससे पूछो, देखो जी 4,000 रुपये में सिलेंडर मिला है, अब क्या बोल रहे हैं भाई, ठीक है मिला होगा भाई, डन, तो बढ़ा दिए रेट, ऐसे ही, बट ध्यान रखना कैसे हो रहा है ये, लोकल अथॉरिटी ने बढ़ाया है रेट, वो क्या बोलते हैं, सेस के थ्रू बढ़ा दिया रेट, या टैक्स के थ्रू बढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो अब लोकल अथॉरिटी है, ध्यान रखना, म्युनिसिपल कमीशन लोकल अथॉरिटी है, बिल्कुल सही। तो अब क्या करेगा, लैंड ओनर जो है टीनेट के पास जाएगा और रेंट बढ़ा देगा, और इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सच रेट, सेक्स और टैक्स, सेस और टैक्स बीइंग लिवाइड एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, बिल्कुल ठीक बात है जी, अगर इस एक्ट की कमेंसमेंट के समय ही अगर सेस वगैरह बढ़ा है तो कोई बात नहीं, जब बढ़ जाएगा, प्रोवाइडेड दैट, परंतु यह बता दिया जाता है कि इंक्रीज इन रेंट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ एनी सच रेट, सेस और टैक्स, और द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन सच रेट, सेस और टैक्स, एज द केस में भी, जो भी केस, एक्सेस में नहीं बढ़ेगा, जितना ये सेस टैक्स बढ़ा है उतना ही रेंट बढ़ेगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, यह भी बता दिया जाता है कि सच इंक्रीज इन रेंट शैल बी पेबल बाय द टेनेंट, कि ये टेनेंट के द्वारा पेबल रहेगा फ्रॉम द डेट, किस डेट से, फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ द रिटन नोटिस
of demand sent by the landlord under registered cover। ठीक हो गया। जैसे ही रेंट बढ़ने का उसके पास नोटिस आएगा, क्या बोलते हैं, सेस बढ़ने का नोटिस आएगा किसके पास, सही, किसके पास आएगा, लैंडलॉर्ड के पास आएगा। जैसे ही उसके पास आएगा तो वैसे ही वो क्या करेगा, नोटिस पहुंचाएगा किसको, टीनेंट को। ठीक है जी, जिस दिन से ये नोटिस जाएगा उस दिन से टीनेंट बाउंड हो जाएगा बढ़ा हुआ रेंट देने के लिए। अगर एक्ट है तो ठीक है, वरना फिर इधर आओ। अब 8 का दो, नोटिस स्टैंडिंग, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or in any contract, no landlord shall recover, कोई भी लैंडलॉर्ड जो है वो रिकवर नहीं करेगा फ्रॉम हिज टेनेंट, अपने टेनेंट से, द अमाउंट ऑफ एनी रेट, सेस और टैक्स, कोई भी इंटरेस्ट का रेट, सॉरी उसका रेट का रेट, ठीक है जी, और सेस और टैक्स जो है, या फिर किसी भी एनी पोर्शन देयर ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग के लिए या फिर रेंटेड लैंड के लिए जो भी ऑक्यूपाइड करी गई है टीनेंट के द्वारा, बाय एनी इंक्रीज, किसी भी इंक्रीज के द्वारा, इन द अमाउंट ऑफ द रेंट, जो भी रेंट के अमाउंट में इंक्रीज हुआ है, पेबल और अदरवाइज सेव एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1, ठीक है जी, जो भी सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है, ठीक है जी, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है, मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ इसको यहाँ से। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स, ठीक है जी, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है दूसरे किसी लॉ में जो भी इन फोर्स में है फिलहाल, और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कोई भी लैंडलॉर्ड शैल रिकवर नहीं करेगा, ठीक है जी, अपने टेनेंट से कोई भी अमाउंट, कोई भी रेट, कोई भी सेस, कोई भी टैक्स, या फिर कोई भी पोर्शन, उसका पोर्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग या रेंटेड लैंड के विषय में जो कि ऑक्यूपाइड किया गया है टेनेंट के द्वारा, कैसे, बाय एनी इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द रेंट पेबल, जो भी रेंट पेबल था वो इंक्रीज कर दिया है रेंट का, पेबल और अदरवाइज, या फिर अन्यथा सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन। देखो जी बिल्कुल अब सीधी सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं कर सकता है लैंडलॉर्ड कि भाई रेंट बढ़ा दिया, रेंट बढ़ा दिया, चलो रेंट बढ़ाने के बाद फिर क्या हुआ, अरे रेंट तो मैंने बढ़ा दी, ये तो अपने लिए बढ़ाया है, लेकिन किंतु परंतु आपको ये सेस या फिर आपको ये टैक्स वगैरह ये भी देना पड़ा, ऐसे नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि रेंट बढ़ जाएगा, रेंट से ही जो है सिस्टम आगे बढ़ेगा। सेक्शन लैंडलॉर्ड टू प्रोवाइड सर्टेन एमिनिटीज, चलो यहां से थोड़ा थोड़ा सा लॉजिकल हो जाता है एक्ट, ठीक है ना। अब सीधी सिंपल सी बात है, लेट से मकान है, मकान के अंदर टूट फूट होगी, कौन ठीक कराएगा, लैंडलॉर्ड ठीक कराएगा, ठीक है ना। लेट से पानी की व्यवस्था खराब होगी, बिजली, ठीक है जी, और उस प्रॉपर्टी के अंदर आने का जो मेन गेट है उसमें दिक्कत आ गई है, जिन्ना खराब होगा, व्हाटसोएवर, सही, ये सारी चीजें, ठीक हो गया। चलो, एमिनिटीज का मतलब होता है ये सुख सुविधाएं, ठीक है ना। इफ एमिनिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसकी सुविधा, बिजली की, सीवेज, समझ गए सीवेज, और टैप वाटर, टुटियां, सप्लाई हैव बीन मेड अवेलेबल इन एनी लोकेलिटी बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये सारी चीजें अवेलेबल हैं उस लोकेलिटी में, या फिर लोकल अथॉरिटी है उसके द्वारा अवेलेबल है। अब द टेनेंट ऑफ द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड ऑफ सच लोकेलिटी शेल बी एंटाइटल, वो भी एंटाइटल हो जाएगा, किराएदार भी एंटाइटल हो जाएगा, किस लिए, टू इंजॉयमेंट देयर ऑफ सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियरिन आफ्टर कंटेंट। चलो जी, नंबर 2, if the landlord at the written request of the tenant fails to agree in writing to provide all or any of the amenities within a period of 30 days, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन क्या बॉक्स ही करो, 30 दिन। अब हुआ क्या, किराएदार ने बता दिया, देखो जी खंबा तो लग गया है बिजली का, तो आप बिजली का मीटर के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो किराएदार हूं, मैं तो करूंगा नहीं, मैं तो कर नहीं सकता, ठीक है ना, आप अप्लाई कर दो और मेरे को प्लीज आप बिजली पहुंचा दो। लेट से अगर लैंडलॉर्ड नहीं करवाता है, ठीक है ना, 30 दिन के अंदर अंदर, या फिर फेल हो जाए प्रोवाइड कराने से, सिंपल, द सेम विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज, खत्म, फेल को अंडरलाइन करो और 90 डेज को अगेन दोबारा से बॉक्स कर लो, ऑफ सच रिक्वेस्ट द टीनेंट में अप्लाई टू द कंट्रोलर फॉर दैट पर्पज, अब वो किराएदार स्वयं कंट्रोलर के पास अप्लाई कर देगा उस परिस्थिति में, द कंट्रोलर में ऑन सच एप्लीकेशन, अब कंट्रोलर जो है उस एप्लीकेशन में, बाय टीनेंट एंड आफ्टर सच इंक्वायरी, और इंक्वायरी के बाद, एज ही मे डीम, जो भी उसको ठीक लगे, परमिट द टीनेंट टू हैव सच एमिनिटी,
क्या कर देगा, किराएदार को परमिट कर देगा वो वाली एम्यूनिटी सुविधा के लिए एट द कॉस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, किस पे, लैंडलॉर्ड के खर्चे पर, ऑन सच कंडीशन, इस कंडीशन पर के एज ही मे डीम प्रॉपर, जो भी प्रॉपर लगे उसको, द टीनेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट, जो भी टीनेंट है ठीक है ना, वो क्या कर लेगा, डिडक्ट कर लेगा फिर किसमें से, जो भी उसके खर्चे हुए एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम, जो उसके द्वारा वहन किए गए, इन प्रोवाइडिंग द एम्यूनिटी, वो वाली एम्यूनिटीज लेने के लिए, फ्रॉम द रेंट, जो भी रेंट पेबल है किसको, लैंडलॉर्ड को, टिल, जब तक के सारा का सारा अमाउंट वापस रिकवर ना हो जाए। बिजली का बिल के लिए अप्लाई कर दिया वैसे, ठीक हो गया, बिजली का बिल जो है 25,000 रुपये लग गए, ठीक हो गया, बड़ी रिक्वेस्ट करी लैंडलॉर्ड से, ठीक हो गया, चलो, लैंड ओनर 3 है, चलो सिंपल, अब हो गया ऐसा, 90 दिन हो गए भैया, नाउ फेल हो गया ये, ठीक है ना, और लेट्स से फेल 90 दिन का है, ध्यान रखना, सही, और अगर रिक्वेस्ट कर ली है किसने, टीनेंट ने, किसको, लैंड ओनर को, ठीक हो गया, तो फिर क्या होगा, 30 दिन का भी एक लिखा हुआ है मामला, 30 दिन के अंदर अंदर देख लेगा भैया, अगर चल रहा है काम तो ठीक है, वरना जाने, क्या करेगा टीनेंट, खुद कंट्रोलर के पास अपीयर हो जाएगा और अप्लाई कर देगा, बट क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ लैंड ओनर लिखा है, ये नहीं बोल रहे कि उस समय कंट्रोलर क्या करेगा कि उसको बुलाएगा, लैंड ओनर को बुलाएगा, भाई तू आजा तू करवा ना, ठीक है ना, बस रिकॉर्ड करवा देगा टीनेंट किसके पास, देखो जी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना, ये किसी कोस्ट पे है, ये लैंड ओनर की कोस्ट पे है, अब कितना लगेगा भाई, 25,000 रुपये लगेगा, कितना रेंट है जी, मेरा तो रेंट जी 10,000 रुपये है, ठीक है, कितना, 2.5 महीने का रेंट आ गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं, बाद में रिकवर करवा, ठीक हो गया, सिंपल। टीनेंट कंट्रोलर के पास क्यों गया है, टीनेंट कंट्रोलर के पास इसलिए गया है क्योंकि लैंड ओनर नहीं है किसी काबिल, इनकेपेबल है, चलो आगे आगे आगे, प्रोवाइडेड दैट, यह बता दिया जाता है कि रेट ऑफ डिडक्शन, ये जो भी रेट ऑफ डिडक्शन है ऑफ सच एक्सपेंसेस, उन खर्चों का, शेल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ रेंट, यस, एक काम करना पड़ेगा, हर महीने 5,000 रुपये कटवाओगे, अगर 10,000 रुपये रेंट है, जो भी डिडक्शन है ना वो 50% से ज्यादा की नहीं होगी, डन, चलो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, और भी आपको बता दिया जाता है कि कंट्रोलर में रिजेक्ट, के कंट्रोलर जो है रिजेक्ट कर सकता है एप्लीकेशन को, यदि यह सेटिस्फाई हो गया क्या, कि सच एन ऑर्डर विल कोज अनड्यू हार्डशिप, के अगर ऑर्डर कर दिया है एमिनिटीज के लिए तो अनड्यू हार्डशिप पैदा हो जाएगी, किसको, लैंडलॉर्ड को, कीपिंग इन व्यू, इस चीज को ध्यान में रखते हुए, सोर्स ऑफ इनकम, क्या सोर्स ऑफ इनकम जो भी है, और वुड इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर, और जितना खर्चा होगा, इनकमेंसुरेट, जो भी ये वहन करना पड़ेगा, जो वहनीयत है जो वो उसका, विद द बेनिफिट सोट टू बी अचीव, और बदले में फायदा कितना होगा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, लेट से बिजली का मीटर तो पहले से ही अवेलेबल है, लेकिन क्या है, इस बार जो टीडेंट आया है उसकी बिजली की रिक्वायरमेंट कुछ ज्यादा ही है, ठीक है, बिजली का मीटर पहले लगा हुआ, सब मीटर भी लगवाया हुआ, ठीक है ना, अब सीधी सिंपल सी बात है, अगर मान लो बिजली का वो मीटर अगर उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी जाए, तो ध्यान रखो यूनिट का रेट बढ़ जाएगा, पता है ना, ये अगर आपने शायद ये तो देख ही लिया होगा, शहरों के अंदर क्या होता है, एक आधे घर में तो 8-8 10-10 एसी लगे होते हैं, ठीक है ना, इतनी सैलरी नहीं होती लोगों की जितना वो बिजली का बिल भरते हैं, डन, क्यों है ऐसा, ऐसा नहीं है कि भाई उनको सेम रेट के ऊपर, जितनी कैपेसिटी बढ़वाओगे उतना ज्यादा रेट बढ़ जाएगा बिजली का, ठीक है ना, जैसे कि इस पूरे मॉल का एक सर्वर है, एक ही कनेक्शन है बिजली का, ठीक होगा, अब इन्होंने बिजली खरीदी, हम बिजली खरीदते हैं, पता होगा ना, हम स्टेट से बिजली खरीदते हैं, तो सीन क्या है, इन्होंने अपनी बिजली खरीदी और ये कमर्शियल रेट के ऊपर बिजली बेच रहे हैं, सिंपल, कमर्शियल रेट ज्यादा है, 7 रुपए 65 पैसे है, या पता नहीं 76 या 75 पैसे, ठीक होगा, अगर आप घर का देखोगे तो 5 रुपए 35 पैसे कुछ ऐसा ऐसा, ठीक हो गया, सिंपल है, जब हम गांव में जाते हैं एग्रीकल्चर का देखते हैं तो वहां फिर 4 रुपए या 3 रुपए
दशमलव इतने इतने पैसे करके आता है, ठीक है जी। वहां डन हो गया। अब सीधी सिंपल सी बात है भाई, ये बढ़ा तो देंगे हम, ठीक है ना। टीनेट गया लैंडलॉर्ड के पास, उसने बोला जी बढ़ा दो, ठीक है जी। टीनेट 90 दिन हो चुके हैं, वो फेल हो चुका है। टीनेट चला गया अब कंट्रोलर के पास। अब बताओ कंट्रोलर देखेगा, उसको सोचना समझना पड़ेगा। सोचो, लेट से आप हो कंट्रोलर, मैं हूँ टीनेट, मेरे बिजली के खर्चे बहुत हैं, ठीक है। 4 एसी लगे हुए ऑलरेडी, ठीक है। मेरे को 6 एसी और लगवाने हैं। मैंने अपना वो जो ओनर है मेरा, मैंने मना लिया उसको, ठीक है। आप कंट्रोलर हो, बताओ मैंने आपके पास एप्लीकेशन लगाई, बताओ क्या कहोगे, अलाउ करोगे एप्लीकेशन? सेक्शन 9 की एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। आप में से पूछोगे जी आप ये बताओ कि वो लैंड ओनर क्यों नहीं करवा रहा? जी वो बूढ़ा है, ठीक है ना, और वो तो बस अकेले ही रहते हैं, उनकी फैमिली फैमिली तो खत्म हो गई है, बस इफेक्ट है। नहीं करवाओगे? क्यों? क्योंकि अननेसेसरी हार्डशिप कोज हो जाएंगी। कि बाबूजी आप तो करवा लोगे आज, अरे एक दिन मकान छोड़ के चले जाओगे, फिर इसको शिफ्ट कौन करवाएगा? अगला 7 रुपए 8 रुपए के हिसाब से बिजली का बिल क्यों भरेगा? तब तक पता नहीं जाएगा, मतलब रहेगा इस जीवन में, रहेगा कि नहीं रहेगा। और भाई दूसरा जाएगा, और मान लो कोई दूसरा टेनेंट आ गया, जरूरी है उसके पास भी 10-10 एसी, वो क्यों भरेगा भाई? ठीक हो गया, तो अननेसेसरी हार्डशिप पोज हो जाएगी, रिजेक्ट कर दोगे एप्लीकेशन, ठीक हो गया। चलो, द कंट्रोलर, यानी फायदे कम है, ठीक है ना, लेकिन हार्डशिप ज्यादा है, रिजेक्ट करो। The controller may fix the extent and specification of the amenity as far as possible, keeping in view the circumstances of the case and also the estimated cost thereof। ठीक है जी, जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसके हिसाब से देख लेंगे, ठीक है ना। पूरा का पूरा हिसाब किताब रखेंगे। 4 के ऊपर आ जाओ सीधा। आफ्टर द एम्यूनिटी हैज बीन प्रोवाइडेड द टेनेंट शैल इमीडिएटली देयर आफ्टर सेंड द डिटेल्स ऑफ द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम टू द लैंडलॉर्ड। यस, इतने का खर्चा हुआ जी बाबूजी, लैंडलॉर्ड बाबूजी, ठीक है जी, ये लो, ठीक हो गया। चलो, 5, in case of dispute as regards to the quantum of the amount spent for providing the amenity, the same shall be decided by the controller after inquiry on an application made by him। बिल्कुल सही बात है, अगर कंट्रोलर को कोई इंक्वायरी करनी है तो भाई वो भी कर लेगा। The landlord shall be entitled to enhance the rent, स्टार लगाओ, बहुत सवाल आता है, of the building or the rented land to the extent of 8%, 8% per annum, अंडरलाइन करो, और पर एनम को करना है परफेक्टली, of the amount spent for providing such amenity from the date the amenity is provided। बिल्कुल सही बात है जी। अगर लेट से लैंडलॉर्ड ने वो सुख सुविधा प्राप्त करवा दी है, अरेंज करवा दी है टेनेंट के लिए, तो फिर क्या करेगा लैंडलॉर्ड? 8% पर एनम के हिसाब से रेंट बढ़ा देगा, और वो खर्चे उगाही करवा लेगा, किससे? टेनेंट से। चलो, provided that where the tenant has initially incurred the expenses for providing such amenity। क्या बता दिया जाता है? जहां पर टीनेट ने इनिशियली इनकर कर दिया जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी प्रोवाइडेड फॉर सच एमिनिटी है, द एनहांसमेंट ऑफ द रेंट शैल नॉट बी अलाउड। अब रेंट एनहांस नहीं होगा जी, अब नहीं होगा, अब रेंट नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। अब तो क्या होगा? अब तो रेंट में से डिडक्शन होगी 50% तक की। 10, लैंडलॉर्ड नॉट टू इंटरफेयर विद एमिनिटीज। नो लैंडलॉर्ड, नो को जरा बॉक्स कर लेना, शैल विदाउट द जस्ट एंड सफिशिएंट कॉज कट ऑफ और विदहोल्ड एनी ऑफ द एमिनिटीज एंजॉयड बाय द टीनेंट। मुझे याद आ रहा है, झज्जर गए थे हम, ठीक है जी, और वाटर सप्लाई जो है, बस ज्यादा समय नहीं हुआ था शुरू हुए, ठीक हो गया। तो सीन क्या हुआ, मकान मालिक थोड़ा सा मतलब यूँ लगा, थोड़ा सा सन की था। वो क्या करता था, अपना पानी भर के, ठीक है, एक जैसे नीचे जैसे होद नहीं बना देते, होद बना दिया, ठीक है ना, अपना आपस होद भर के, ठीक है जी, और बंद कर देता था पानी की टूटी को, ठीक है जी, बेरी का था वो, ठीक है ना। और पीछे जो शमशान हूँ उनके घर था उनका। और भाई, अगर हमको पानी लेना है तो हमको तो भाई साहब पहले मोटर चलानी पड़ती थी टच करके, ठीक है जी, और नहीं तो वहां पे हैंडपंप लगा हुआ था, उसने एक टैंक बनवाया था, हैंडपंप, या फिर बाल्टी से, बड़ी बाल्टी का काटो, ठीक है जी। उसने इतना तंग कर दिए, हम 6 महीने में वो घर छोड़ के,
ठीक हो गया। फिर क्या करें, पर वो हरकत भी थोड़ी, वो ऐसा आदमी था, वो रिटायर्ड था वो, लेकिन ऐसा आदमी था, अगर वो रोड से जा रहा ना साइकिल पे और उसने को पेच दिख गया, कील दिख गई, तो साइकिल रोक कर ठाकर अपनी गोद में कर लिया था। ठीक है जी, सही। उसकी तो औरत तो बोलती थी कि तू की दिन पॉलिथीन ये कागज को गुजना ठान लाए जी, कबाड़ी मत बन जाएगी, ठीक है। यकीन नहीं मानोगे, क्योंकि उस समय तो क्या था, जो पुरानी तहसील थी ना झज्जर में, तो बस पुरानी तहसील के पीछे बस खत्म हो जाता था झज्जर, ठीक हो गया। और वो क्या पीछे खेत होते थे, पीछे डंगर ढोर भी घूमते रहते थे, तो वो स्पेशल जाता था सवेरे सवेरे, अपने यहाँ उसने एक गाय और एक भैंस भी रखी हुई थी वहीं पे, स्पेशल जाता था सवेरे सवेरे घूमने फिरने के लिए, और जो भी डांगर का गोबर मिलेगा उसको ले आता था, गोबर भी नहीं छोड़ता था। ये अंडे के कैरेट नहीं आते, वो कागज होता है, क्या होता है, वो बिठा ले आता, कुछ ना भेज देता, दिवाली पे इतने दो दो रेडी भर के काटा करता वो, कई कई बाल्टी तो लोहे के पेच, और भाई कुछ भी टूट गया, पतरे, ठीक है जी, और कील, बोल्ट, हर साइज के बोल्ट, ठीक है जी, इतना सा तार की पतरी भी मिल गई, वो बिठा लाया, ठीक है जी, सही। उसकी लड़की थी एक, ठीक है ना, उसके दांत ठीक करवाए थे, उसके भी पैर को उसमें गिर रहा वो, वही बनी फोटो, ठीक है जी, मतलब ये हिसाब किताब था। चलो ठीक है, फिर वो क्या हुआ, छत पर चढ़ गया। अब होता क्या, पहले तो बाहर सो जाया करते मच्छरदानी लगा के, ठीक है ना, अब वो क्या हुआ, मच्छरदानी के डंडे ढाले यार, ठीक है, और भाई ऊपर जैसे पुरानी चप्पल चुप्पल थी दे गया, मतलब कुछ नहीं छोड़ता था भाई साहब, गमले गायब, ठीक हो गया। अगर यूं मेरा फाट गया भाई, इनने जो है वो छाया में वो धनिया लगा रखा, गायब, ठीक है जी, सब उसमें तो बड़ा ही अजीब था, पर वो छोड़ना पड़ गया, ठीक है जी। क्या करता था, मान लो जैसे घर पे चले गए, ठीक है ना, कि हम गांव में चले गए, ठीक है ना, मम्मी पापा अपने अपने घर चले गए, या फिर यूं है कि भाई हम 2-3 दिन के लिए बाहर है, तो जो भी बाथरूम वगैरह है ना, उनमें जाकर लट्टू तार लेता, बड़ा वहमी था वो, ठीक है ना। और क्या करता, तार जो है, जैसे मीटर आया हो ना, मीटर हमारी तरफ लगवा रखा था, ठीक है ना, पहले वहां से तार आता था, और एक सब मीटर अपना लगवा रहा था, हमारी तार में आग डाल लेता, काटा मार के, क्या कर ले भाई, छोड़ना है पड़ गया। चलो आओ सर, छोड़ दिया भाई, ये प्रोवाइड कर लिया ना, ये नहीं किए, चलो। हाँ, नंबर 2, 10 का दो, एक टेनेंट इन ऑक्यूपेशन ऑफ द बिल्डिंग या फिर रेंटेड जमीन में, इफ द लैंडलॉर्ड हैज कॉन्ट्रावेंड द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, मेक एन एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन बना सकता है टू द कंट्रोलर के पास, कंप्लेनिंग ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है जी, जो भी कॉन्ट्रावेंशन अगर मान लो इतना तंग करे, ठीक है जी, तो क्या कंट्रोलर के पास कंप्लेंट करी जा सकती है। यदि कंट्रोलर ऑन इंक्वायरी, इंक्वायरी करने पर, अंडरलाइन कर लो इंक्वायरी, finds that उसको ये पता लगता है कि tenant has been in enjoyment of the amenities and that they were cut off or withheld by the landlord without just or sufficient cause, he shall make an order directing the landlord to restore such amenities। भाई रिस्टोर करवा देंगे, अब नहीं, ठीक हो गया। चलो नंबर हो गया ना, हाँ चलो, प्रोवाइडेड दैट, परंतु यह बता दिया जाता है कि कंट्रोलर यदि सेटिस्फाई हो गया फ्रॉम एफिडेविट, एफिडेविट से या फिर अदरवाइज, दैट के इमीडिएट एंजॉयमेंट ऑफ द एमिनिटीज इज एसेंशियल, कि इमीडिएट एंजॉयमेंट एसेंशियल है, ही मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग, अंडरलाइन ऑर्डर इन राइटिंग, allow the tenant to get such amenities restored on such terms, underline such terms and condition, एंड प्लस लगा लेना, कंडीशन को भी अंडरलाइन कर लेना, as may be imposed, जो भी इम्पोज करी जाएंगी कंट्रोलर के द्वारा, सब्जेक्ट to his final decision as regards the expenses on the restoration of amenities, ठीक है जी। स्टार लगाओ इस प्रोविजन, क्या बोलते हैं इस प्रोविजन के आगे, और पेंसिल से लिखो एंटायरिम ऑर्डर, लिख रखा है, ठीक है। एंटायरिंग ऑर्डर लिख लिया, इसमें स्टार लगा लेना। एंटायरिंग ऑर्डर कैसे, भाई ऐसी एमिनिटीज है जिसका बिल्कुल अभी के अभी उसको एंजॉय करना, उसका यूज बहुत जरूरी, पानी हो गया, ठीक है जी। एक हमने केस किया था उसमें,
नेग्लिजेंट, एक्सीडेंट और नेग्लिजेंट एक्ट के अंदर आईपीसी में ध्यान हो, एक वो आदमी था, वो जो पोटी होती थी ना गांव के अंदर, उसको बिजली का तार बांध कर उसको करंट छोड़ देता था, ठीक है ना। अब ये तो भाई साहब बहुत जरूरी है, सिंपल, कि जी यूज कैसे होगा, वो रोज टट्टी का ताला मार दे है सुबह सुबह यूज करके, मैंने के सोना दरका उसमें, ठीक है जी, ताला मार कर चला जाए, वो खुलवाओ, एंटरिंग ऑर्डर अगर जरूरत पड़ेगी तो इमीडिएट इफेक्ट के साथ ऑर्डर कर दे अगर जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। चलो 11 स्टार लगा लो भैया, बहुत पूछते हैं एचपीएससी। Conversion of a residential building into a non-residential building. No person shall convert a residential building into a non-residential building except with the permission in writing of the controller. बिना कंट्रोलर की परमिशन के आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग का नेचर चेंज करके आप उसे नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में नहीं कन्वर्ट करा सकते हो, ठीक है जी। अगर एचपीएससी का जुडिशरी का पेपर देने जा रहे हो और इस बार यदि आ रहा है तो ध्यान रखो, यहाँ से क्वेश्चन पूरे चांसेस है, यहाँ से पटाख से मारते हैं, ठीक है ना। 11 को तो सीधा सिंपल याद कर लो, जैसे तुम खुद को याद करते हो। चलो 12 फेलियर बाय लैंडलॉर्ड टू मेक नेसेसरी रिपेयर। चलो जी 12 के अंदर रिपेयर को 12 की बात हो, यदि लैंडलॉर्ड फेल हो जाए, जो भी नेसेसरी रिपेयर है बिल्डिंग के अंदर अदर देन स्ट्रक्चरल अल्टरेशन, स्ट्रक्चरल अल्टरेशन को छोड़कर, हाँ चला गया ज्यादा कुछ आगे चला गया, 10 इतना बड़ा तो नहीं है, ये कहाँ चले गए भाई, बीच में पेज खत्म हो गया भैया, पेज खा गया बीच में ये। ये वेदा है ना, हाँ, पेज खा गए यहाँ से, 16 13, हाँ 13 के बाद 14 होना चाहिए, चलो ठीक है। हम्म, जो भी नेसेसरी रिपेयर देखो, स्ट्रक्चरल अल्टरेशन की बात नहीं कर रहे हम, स्ट्रक्चरल अल्टरेशन कराने का काम सीधा सिंपल, ये रिपेयर का काम नहीं है। अल्टरेशन तो ये मान लो कि भाई क्या बोलते हैं, अगर मैं कहूँ कंस्ट्रक्शन कराने का ही काम होगा। रिपेयर तो क्या होता है, रिपेयर तो भाई ये दीवार थोड़ी सी ऐसी होगी, इस पे पेंट करा दो जी, वो छज्जा देखो जी, छज्जा झड़ गया, वो छज्जा ठीक करा दो जी, ठीक है जी। जीने में वो एक आधा जीना जो है ना जी, वो स्लोप हो गया, वो ठीक करा दो। ये देखो ऐसे फर्श होता है, ये देखो बीच में झील बन गई फर्श के बीच में, इसको ठीक करो, ये है रिपेयर। स्ट्रक्चरल जो क्या बोलते हैं अल्ट्रेशन है, वो रिपेयर में नहीं आएगा, ठीक ठीक है ना। इसी कारण से क्या बोल दिया, यदि लैंडलॉर्ड फेल हो गया है, जो भी जरूरी रिपेयर है बिल्डिंग के अंदर कराने से अदर देन दी स्ट्रक्चरल अल्ट्रेशन, स्ट्रक्चरल अल्ट्रेशन को छोड़कर, द कंट्रोलर शेल बी कॉम्पिटेंट टू डायरेक्ट, कंट्रोलर कॉम्पिटेंट है कि वो डायरेक्ट कर दे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द टीएनएट, यस टीएनएट की एप्लीकेशन पर अंडरलाइन कर लेना, एंड आफ्टर सच इंक्वायरी अंडरलाइन इंक्वायरी एज द कंट्रोलर में थिंग्स नेसेसरी, जो भी कंट्रोलर को ठीक लगे, दैट सच रिपेयर्स जो है मे बी कैरिड आउट बाय द टीनेट, जो भी कैरिड आउट किया जाए टीनेट के द्वारा, एंड दैट और द कॉस्ट देयर ऑफ मे बी डिडक्टेड फ्रॉम द रेंट, ठीक है, जो भी कॉस्ट है वो डिडक्ट हो जाए किससे, रेंट से, विच इज पेएबल बाय हिम, जो उसके द्वारा पेएबल रहेगी, प्रोवाइडेड दैट, परंतु ये बता दिया जाता है, स्टार लगा लो इस पे दोबारा से, प्रोविजन के आगे इंटरिम ऑर्डर है, यदि कंट्रोलर को लगता है वो सेटिस्फाई हो जाता है एफिडेविट से या फिर अदरवाइज के एक अर्जेंट रिपेयर जो है वो बहुत जरूरी है, ई मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग, वो ऑर्डर इन राइटिंग के थ्रू अलाउ कर देगा टीनेंट को कि भैया तू रिपेयर करवा ले, वो किस पे, और खर्चा किससे करवा ले, यानी किसी किसकी कोस्ट पर, लैंडलॉर्ड की कोस्ट पर, ठीक हो गया। देखो जरा कमेंट्स में, नीचे केस दिखाई देगा, मोहम्मद उस्मान खान वर्सेस हरि सिंह 1973 आरसीजे, कमेंट्स की हेडिंग पढ़ रहा हूँ बस मैं, फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड टू रिपेयर the building in time which led the building becoming inhabitable. The tenant can move an application before the controller seeking permission to repair the building at the cost of the landlord. Done? Next देख लो जरा, only the landlord can effect structural changes, स्टार लगा लो। अगर स्ट्रक्चरल अल्टरेशन या फिर चेंजेस हैं, ठीक है ना, तो कौन करा सकता है, सिर्फ और सिर्फ लैंडलॉर्ड करा सकता है। Structural changes upon the building after getting an eviction order. Yes. मेन इस पॉइंट है, एविक्शन कैसे, एविक्शन किस किसका एविक्शन होगा, टीनेट, ठीक हो गया।
मान लो अगर पूरा चेजाई छेड़ना है, पूरा कंस्ट्रक्शन का ही काम करना है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नीचे रह लेंगे। ठीक है ना? तो फिर पूरा का पूरा यदि कराना है तो टीनेंट से एविक्शन करवाना पड़ेगा। आगे सेक्शन 13 आ जाएगा। देखो हेडिंग पढ़ो, एविक्शन। ये जो लिखे हुए ना कि इन इनके अंदर एविक्शन, तो सिर्फ इन इनके अंदर एविक्शन है, बाकी किसी भी सर्कमस्टांस मुहूर्त में एविक्शन नहीं है। ठीक हो गया? ध्यान रखना, अगर किराएदार को तुमने छेड़ दिया, बीइंग ए लैंडलॉर्ड, ठीक हो गया, तो वो ठीक करना पड़ेगा भैया आपको। सही। मैंने शायद आपको बताया हो कि भाई जैसे मुखर्जी नगर में ना वो कोचिंग सेंटर्स होते थे पहले जुडिशरी की, तो होता क्या था, जुडिशरी ये मैं आपको बता रहा हूँ जब ये शुरू हुआ था। ठीक हो गया? व्हेन द फीस वाज 15,000 रुपीज। ये कब की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये 2003-4 में शुरू हुआ है। देश का सबसे पुराना जुडिशरी जो इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, आप सही नाम पे पहुंच, उसी नाम की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो सीन क्या होता था, वकील लोग गए उस एरिया में। ठीक है ना? उस एरिया में वकील लोग गए, वकील लोग पहली बार किसी किसी का मकान लेके वहां पे किराएदार बन गए। ठीक है ना? अच्छा, वकील ठीक भी होते हैं, वकील खपीटर भी बहुत होते हैं। ठीक है ना? अब हुआ क्या, एक मकान मालिक था, उसने किसी लड़की को, वकील लड़की को मकान किराए पे दे दिया। ठीक है जी, अब वो थोड़ा सा खपीटर वकील था। ठीक है, अब वो खपीटर नहीं कुछ कुछ करती रहती थी। मकान मालिक तंग होगा, उसने क्या करा, एक दिन उसका दे सामान बाहर बाहर फेंक दिया। ठीक है ना? उस समय वो फोन आया थे भाई नोकिया की, बोली अभी तू, अभी उसने मिलाया फोन। ठीक है जी, सीधा। अब वो तो भाई राजधानी देश की, ठीक है जी, ऊपर से लेडीज का फोन, ऊपर से वकील। ठीक है ना? उसने सीधा सिंपल बोला कि मकान मालिक ने मेरा सामान बाहर फेंक दिया है। ठीक है जी, आ जाओ। ठीक है, पुलिस पहुंची वहां पे। ठीक है जी, पुलिस ने उधर से कंट्रोलर को भी वो करवा दिया, उससे पहले कि हम जाके एक बार देख लेते हैं। सीधा सिंपल ने पूछा कि दिक्कत क्या है, किराया नहीं देती, बोला किराया दे है, बिजली का बिल नहीं देती है, पानी का बिल नहीं देती, पर दिक्कत क्या है, बोला जी इसका ना ऐसे है वैसे है, भाई ये बात ठीक नहीं करती है, ये कपड़े ठीक नहीं पहनती है, ये ना इसके पास बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, ये दारू पीती है, ये वो करती है, तो तेरे किधर है, तेरे क्या प्रॉब्लम भाई, अपना काम था, अपने नेट से काम, अपना काम से काम रख। ठीक हो गया? सिंपल, बहुत सिंपल है। अगर इसमें रीजन है, सेक्शन 13 में अगर रीजन है, तो मकान खाली हो जाएगा किराएदार से। अन्यथा मकान मालिक को सपना भी नहीं लेना है कि मैं ऐसे ऐसे एविक्ट करवा लूंगा। ठीक हो गया? सेक्शन 13 से शुरू हो जाता है। ठीक होगा? रैम रोम थोड़ा सा बड़ी कर लेना भैया अपनी, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन है, आपको इसके अंदर सरकमस्टेंस जो मुहूर्त है ना, जो ओकेजन है वो याद करने पड़ेंगे। ठीक है ना? देखो, पहले वाले दो दो प्रोविजन पहले क्या बताया था, उसी मुहूर्त को अब आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? ढंग से पढ़ना। द कंट्रोलर कहां से है, द कंट्रोलर, द कंट्रोलर, द कंट्रोलर, द कंट्रोलर, मैं का नो। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ये बलबीर सिंह वर्सेस काका राम को भी अंडरलाइन करो जरा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। आरसीजे रेंट कंट्रोलर जैसे ध्यान रखना है। ठीक है ना? कभी आरसीजे कभी राजस्थान पूछ जाओ। ठीक है ना? रेंट कंट्रोलर है। पहले क्या होता था, बेसिकली जो अपने ये जो मैजिस्ट्रेट होते थे ना, सिविल के लिए यही सिविल जज जूनियर डिवीजन हो जाते थे, और रेंट के झगड़ों के लिए यही रेंट कंट्रोलर बन जाते थे, यही रेंट के केसेस के अंदर रजिस्ट्रार बन जाते थे। ठीक है ना? अब क्या है, अब सुविधा अलग अलग हो चुकी है। आओ, एविक्शन ऑफ टीनेंट्स। एक टीनेंट इन पोजेशन, जो कि पोजेशन में किसी भी बिल्डिंग के या फिर रेंटेड लैंड के, शेल नॉट बी एविक्टेड, उसको एविक्ट नहीं किया जाएगा, देयर फ्रॉम, वहां से, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है जी? एक्सेप्ट, हाँ, लेकिन किंतु परंतु अगर इस सेक्शन के प्रोविजन में लिखा हुआ तो भैया करवा लो आप, इसके अलावा आप एविक्ट नहीं करवा सकते हो, ध्यान रखो। Landlord who seeks to evict his tenant shall apply to the controller for a direction in that behalf। ठीक है जी? कोई भी लैंडलॉर्ड है जो कि सोच रहा है कि वो एविक्ट करवा ले टीनेंट से अपनी बिल्डिंग या फिर लैंड को, अप्लाई करेगा कंट्रोलर के पास। शाबाश, एक तो स्वयं,
ठीक है ना, बोलते हैं ना अपने हाथ में कानून नहीं लेना है, अपने हाथ में किराएदार का क्या बोलते हैं सम्मान नहीं लेना है ना, मकान मालिक को हाथ नहीं लगाना। अगर ये वैसे भी आपको कह रहा हूँ, लेट से कि अगर यूं बोलते हैं कि भाई ठीक है हम शिफ्ट कर रहे हैं, आप थोड़ा सा हाथ लगवा दो ना, भाई आप नहीं लगवाते हाथ, नीचे और मोहल्ला ले रहा है, हाथ नहीं लगवाऊंगा, ठीक है ना। ठीक हो गया, चलो। फॉर अ डायरेक्शन, किस लिए डायरेक्शन लेने के लिए इस विषय में, यदि कंट्रोलर आफ्टर गिविंग अ टेनेंट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, आफ्टर को अंडरलाइन कर लेना, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी को अंडरलाइन कर लो, ऑफ शोविंग कोज अगेंस्ट द एप्लीकेशन इज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई हो जाता है क्या, कि टेनेंट जो है हैज नॉट पेड, कि उसने पे नहीं किया है, हैज नॉट पेड को अंडरलाइन करो, और टेंडर्ड द रेंट, और को सर्कल करो, टेंडर्ड को अंडरलाइन करो, रेंट को बॉक्स कर लेना, ड्यू फ्रॉम हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड विद इन 15 days, बॉक्स करो। 15 दिन का डिले हो चुका है, रेंट रेंट नहीं आया है, ठीक है ना, सीधा सिंपल। लैंडलॉर्ड कहाँ पहुंच गया है, कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर सीधा सिंपल देखो कितनी इज्जत दे रहा है टीनेंट को, उसको बुला रहा है, भाई तुमने रेंट क्यों नहीं दिया भाई, ये तो बताओ तुम जरा, ठीक है ना। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम फिक्स्ड इन द एग्रीमेंट, 15 दिन कब से हैं, ये यहां से कर लेना, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम फिक्स्ड इन द एग्रीमेंट, ठीक है ना। जैसे कि मान लो जो रेंट एग्रीमेंट है उसके अंदर, रेंट डीड के अंदर ही लिखा हुआ है कि हर महीने की 10वीं तारीख तक रेंट आ जाना चाहिए, तो 10 तारीख से 15 दिन गिनोगे, कौन से 25वीं तारीख पे पहुंचेगा लैंडलॉर्ड। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ, विद हिज लैंडलॉर्ड, और सर्कल करो और को, इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच एग्रीमेंट, यदि कोई ऐसा एग्रीमेंट के अंदर मेंशन ही नहीं है कोई तारीख, कब, बाय द लास्ट डे ऑफ द मंथ, तो किसी भी महीने के लास्ट वे दिन के ऊपर, नेक्स्ट फॉलोइंग दैट फॉर विच द रेंट इज पेबल, जिससे रेंट पेबल हो जाएगा वहीं से ही, ठीक है जी। वैसे एक बात बताओ, रेंट जो होता है मकान का, वो एडवांस आता है या बाद में आता है, एडवांस आता है ना, ठीक है ना, तो ये पूरा महीना निकल जाएगा, ठीक है ना। जो ये महीना निकला है इसके लास्ट वे दिन, जिस दिन से पेबल हो गया उस दिन से लैंडलॉर्ड पहुंच जाएगा, डन, ठीक है, चलो। बट ध्यान से, परंतु यह बता दिया जाता है कि यदि टीनेंट विद इन पीरियड ऑफ 15 दिन ऑफ द फर्स्ट इनिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर इजेक्टमेंट आफ्टर ड्यू सर्विस, पे कर देता है या फिर टेंडर कर देता है एरियर्स ऑफ रेंट एंड इंटरेस्ट, एंड के ऊपर प्लस लगा लो, इंटरेस्ट को अंडरलाइन करो, इंटरेस्ट के साथ, ठीक है जी, टू बी कैलकुलेटेड बाय द कंट्रोलर, जो भी कंट्रोलर के द्वारा कैलकुलेट किया गया है, एट 8% पर एनम, अंडरलाइन करो 8% पर एनम को, ऑन सच एरियाज टुगेदर विद सच कॉस्ट, अंडरलाइन सच कॉस्ट ऑफ द एप्लीकेशन, if any, यदि ऐसा है कुछ, as may be allowed by the controller, the tenant shall be deemed to have been paid or tendered the rent within the time aforesaid, yes, कोई बात नहीं। अब कंट्रोलर साहब ने बुलाया टेनेंट को, ठीक है जी, उससे पूछा हाँ भाई तूने रेंट क्यों नहीं दे रहा, जी बस मैं अभी दे देता हूँ, अच्छा दे देते हो, ठीक है जी, फिर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, हाँ कॉस्ट भी देनी पड़ेगी यहाँ पे, हाँ दे दे, कोई बात नहीं, डन, चल। आगे बढ़ो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, यह भी बता दिया जाता है कि लैंडलॉर्ड शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम एरियर्स, लैंडलॉर्ड जो है शैल नॉट, एंटाइटल नहीं होगा, शैल नॉट को अंडरलाइन कर लेना, एंटाइटल नहीं होगा क्लेम्स ऑफ एरियर्स के लिए, रेंट के लिए, फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 years, 3 साल से ज्यादा समय के लिए, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द एप्लीकेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यस। अब अगेन, अगर आपको पिछले एरियर्स ऑफ रेंट यदि उगाही करवानी है तो ध्यान रखना, जिस तारीख को आपने यह एप्लीकेशन डाली है एरियर्स ऑफ रेंट की रिकवरी के लिए, ठीक है जी, तो इस तारीख से लेकर पिछले 3 साल तक का ही एरियर आप क्लेम कर सकते हो, उससे पहले का नहीं, ठीक हो गया। हाँ, दैट, कि जो टीनेंट है ना अपना, हैज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ 1949 एक्ट विदाउट द रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड ट्रांसफर कर दिया है राइट उसने, ये जो पॉइंट है ना बस इसको छोड़ देना, आओ दो के ऊपर आ जाओ, फर्स्ट पॉइंट को छोड़ देना, ये 1948 का जिक्र आया हुआ है, दैट के जो टीनेंट है हैज कमिटेड और कोज टू बी कमिटेड सच एक्ट एज आर लाइकली टू इम्पेयर मटेरियली द वैल्यू और यूटिलिटी ऑफ द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड, ठीक है जी, ऐसा काम कर दिया है टीनेंट ने जिससे क्या हो गया कि भाई साहब प्रॉपर्टी की वैल्यू ही खत्म हो गई है, इम्पेयर हो गई उसकी वैल्यू, इम्पेयर होना, देखो ये पेयर है हाथों का, ये देखो ये इम्पेयर हो गया, ठीक हो गया, सिंपल, इम्पेयर, डन, चलो। और
दैट कि जो टीनेंट है हैज बीन गिल्टी ऑफ सच एक्ट्स एंड कंडक्ट एज आर अ न्यूसेंस अंडरलाइन न्यूसेंस टू द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द सेम बिल्डिंग और बिल्डिंग्स इन द नेबरहुड। सेम बिल्डिंग में न्यूसेंस है या फिर आसपास की बिल्डिंग में। आगे आ जाओ कि जो अपना टीनेंट है हैज बीन गिल्टी ऑफ सच एक्ट्स एंड कंडक्ट एज आर, सो ये तो हो गया नंबर 5, दैट where the building is situated in a place other than a hill station, other than a hill station, पूरे का बॉक्स कर लो। the tenant has ceased to occupy the building for a continuous period of 4 महीने without reasonable cause। पहाड़ी क्षेत्र में नहीं है ये घर या फिर ये जमीन या फिर ये बिल्डिंग, ठीक है ना, सही। और हुआ क्या, आया बंदा साई देके चला गया, 4 महीने हो चुके हैं, एक्वायर ही नहीं करा, डन। कुछ नहीं, लैंडलॉर्ड क्या करेगा, उठेगा कंट्रोलर के पास जाएगा और एविक्शन का, एविक्शन के लिए सूट डाल देगा, सही। हिल स्टेशन में ऐसा क्यों भाई, हिल स्टेशन में क्यों, सोचो। हाँ हाँ, ये एविक्शन के लिए लिख सकते हो, सेक्शन 13 की साइड में लिख सकते हो एविक्शन सूट, लिख सकते हो अपनी सुविधा के लिए। ये सारे के सारे रीजन बताए हुए हैं। पहला रीजन तो ये आ गया अपना रेंट का, ठीक है जी। दूसरा रीजन ये आ गया है, ये बट ये 1949 का, इस वजह से ज्यादा वो नहीं करवा रहा, लेकिन इसको बाद में पढ़ा दूंगा मैं, ये जो दो के अंदर ये लिखा हो ना, ये भी ये जरूर पढ़ देंगे, ठीक हो गया। फिर तीसरा क्या आया कि उसने वैल्यू ही इंपेयर कर दी है। चौथा क्या आया है, वो न्यूसेंस क्रिएट करता कॉन्टिनेंट। पांचवा क्या आया है कि भैया 4 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और उसने बिल्डिंग ऑक्यूपाई ही नहीं करी है, और ये एरिया हिली एरिया नहीं है, ठीक है ना। हिली एरिया क्यों, सीधी सिंपल सी बात, वैसे विजुलाइज करवा देता हूँ इसमें स्क्रीन पर देखिए। मौसम में चेंजेस आते जाते हैं, हाँ बिल्कुल। लेट से शिमला वाले पहाड़ पे रहता है, ठीक है ना, और शिमला से ऊपर वाला पहाड़, शिमला के ऊपर के पहाड़ जो है वहां पे बर्फ रहती है, ठीक है ना, वहां पे तो सर्दियों में भूल जाओ आप, सिंपल है, डन। तो सर्दियों के अंदर मान लो उस समय किसी ने किराए पे ले भी लिया तो वो तो ऑक्यूपाई तो करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है ना। 4 महीने सोच समझ लीजिए, 4 महीने ही होता है हमारे यहाँ पे, लेट से बर्फ गिरती है तो 4 महीने ही गिरेगी, ज्यादा से ज्यादा 5 महीने नहीं गिरेगी। चलो आगे आ गए। The controller may make an order directing the tenant to put the landlord in possession of the building or rented land, and if the controller is not so satisfied, he shall make an order of rejecting the application। अगर वो कंट्रोलर सेटिस्फाई हो गया है तो अकॉर्डिंगली एविक्शन का ऑर्डर कर देगा, ठीक है ना, अन्यथा वो क्या करेगा, इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा, खत्म बात। प्रोवाइडेड दैट, यह भी बता दिया जाता, स्टार लगा लेना, कंट्रोलर मे गिव द टेनेंट रीजनेबल टाइम। कंट्रोलर जो है वो मे को अंडरलाइन करो, वो दे सकता है टेनेंट को एक रीजनेबल टाइम फॉर पुटिंग द लैंडलॉर्ड इन पोजेशन, कि ये प्रॉपर्टी जो है लैंडलॉर्ड के पोजेशन में डाल दे, या फिर रेंटेड लैंड जो है लैंडलॉर्ड के पोजेशन में डाल दे, एंड मे एक्सटेंड सच टाइम सो एज नॉट टू एक्सीड 3 मंथ्स इन एग्रीगेट, ठीक है जी। बट ये जो समय, ये जो रीजनेबल टाइम मिलेगा ये 3 महीने से ज्यादा का नहीं होगा, ठीक है ना, लगभग लगभग लमसम लमसम 3 महीने तक ही चलेगा। एक लैंडलॉर्ड में अप्लाई द कंट्रोलर फॉर एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द टेनेंट टू पुट द लैंडलॉर्ड इन पोजीशन। आप चलो जी और आगे आ जाओ, और क्या रीजन हो सकते हैं कब लैंडलॉर्ड अपनी जमीन अपना मकान खाली करवा सकता है। ए इन केस ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, अगर ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ही रिक्वायर्स इट फॉर हिज ओन ऑक्यूपेशन, अब मकान मालिक को खुद ऑक्यूपाई करनी है वो बिल्डिंग, ठीक हो गया, इज नॉट ऑक्यूपाइंग अनदर रेजिडेंशियल बिल्डिंग, और उसके पास इस शहर इस एरिया अर्बन एरिया में कोई भी दूसरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं है, concerned and has not vacated such building without sufficient cause after the commencement of the 1949 act and in the said urban area, ठीक है। या फिर लेट से उसके पास दूसरी प्रॉपर्टी तो है इस अर्बन एरिया में, लेकिन वो दूसरी प्रॉपर्टी का ऑक्यूपेशन नहीं कर सकता हो। ऑक्यूपेशन का यहाँ पे सिर्फ मतलब ऑक्यूपाई करने से है, ध्यान रखना, ऑक्यूपाई का मतलब कब्जा करने से, ठीक है ना। लेट से नहीं कर पाएगा, उसके पास 2 मकान है इस शहर के अंदर, अब उसको क्या है, वो पहले धंधा वगैरह करता था या फिर जॉब वगैरह करता था, अब पूरी फैमिली के साथ वो यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो अब देखो एक बिल्डिंग तो उसको अपने लिए ऑक्यूपाई करनी पड़ी, ठीक हो गया। अब एक छोटा मकान था एक बड़ा मकान था, फैमिली बड़ी है, इकट्ठे ही रहेंगे सारे के सारे, ठीक है ना, तो बड़ा मकान ऑक्यूपाई करने के लिए आ गया, बड़ा मकान ऑक्यूपाई करने के लिए आ गया है, तो टीनेट उठ के पहुंच गया है वहां पे, ठीक है जी।
टीनेट उसके उठ के जब पहुंचा है तो लैंडलॉर्ड आया और उसने बोला कि जी मैं खुद के ऑक्यूपेशन के लिए करूंगा। कंट्रोल ने पूछा कि जी आपके पास तो बताया कि दूसरी बिल्डिंग भी है जी दूसरी बिल्डिंग भी है बट वो बहुत छोटी है मेरे यूज की नहीं है, ठीक है ना। मेरे पास इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। अब क्या है कि वो भी मैंने टीनेट को दे रखी है और उसमें तो पहले से ही मेरे खिलाफ ऑर्डर होके रखा हो कि नहीं आप इसको ऑक्यूपाई नहीं करवा सकते, तो मेरे पास यही बिल्डिंग बची हुई, ठीक है, अब मैं इसको ऑक्यूपाई करूंगा। नंबर टू, ही रिक्वायर्स इट फॉर यूज एज एन ऑफिस और कंसल्टिंग रूम, ठीक है जी, उसको चाहिए वो वाली जगह किस लिए, ऑफिस खोलने के लिए या फिर कंसल्टिंग रूम के लिए, बाय हिज सन, उसके सन के द्वारा, हु इंटेंड्स टू स्टार्ट प्रैक्टिस एज ए लॉयर, शाबाश जो लॉयर के जैसे प्रैक्टिस करने वाला हो, ठीक है ना। अंडरलाइन करो लॉयर को करो, क्वालिफाइड आर्किटेक्ट अंडरलाइन आर्किटेक्ट, और चार्टर्ड अकाउंटेंट अंडरलाइन अकाउंटेंट, और अ रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर अंडरलाइन रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर। रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर कौन सा, मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात होगी। विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन यूज्ड इन द पंजाब मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट 1916, द पंजाब आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रैक्टिशनर एक्ट 1963, या फिर पंजाब होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर एक्ट 1965, और फॉर द रेजिडेंस ऑफ हिज सन हु इज मैरिड, या फिर उसको अपने बेटे के लिए चाहिए जिसकी शादी हो गई है। सर ये जो अभी तक ये पंजाब वाले चलेंगे, ये अपने अपडेट नहीं हुआ। ना, अब ये चलते। सर इस हिसाब से फिर हमको पंजाब वाला भी पढ़ना पड़ेगा रेंट पे। नहीं, रेंट कंट्रोल तो अपना ही है हरियाणा। नहीं, इसके अलावा एडिशनल में भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जो 1949 के एक्ट का जो हवाला आ रहा है रेंट कंट्रोल का, ठीक है जी, वो पंजाब का ही। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, प्रोवाइडेड दैट, परंतु यह बता दिया जाता है कि शख्स जो बेटा है इज नॉट ऑक्यूपाइंग इन दी अर्बन एरिया, कि उसने ऑक्यूपाई ना किया हो किसी अर्बन एरिया में, कंसर्न जो भी कंसर्न है, एनी अदर बिल्डिंग कोई दूसरी बिल्डिंग, फॉर ए यूज ऑफ एज ऑफिस, ऑफिस के यूज के लिए, कंसल्टिंग रूम के लिए, रेजिडेंस के लिए, एज द केस में जो भी केस हो, एंड हैज नॉट वैकेटेड इट, और उसको वैकेट ना किया हो विदाउट सफिशिएंट कोर्स के बिना, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ 1949 एक्ट, 1949 एक्ट के द्वारा। नंबर थ्री, इट वॉज लेट टू द टीनेंट फॉर यूज एज ए रेजिडेंस, ठीक है जी। ये ध्यान ध्यान रखना, ये जो थ्री का एक दो तीन, ये तीसरा है, ध्यान रखना कभी इसको अलग प्रोविजन समझ लो। इट वॉज लेट टू द टीनेंट, यह टीनेंट को लेट अप कर दी गई है, फॉर यूज एज ए रेजिडेंस, रेजिडेंशियल यूज के लिए, बाय रीजन ऑफ हिज बीइंग इन द सर्विस, किस कारण से, क्योंकि मकान मालिक सर्विस में था, या फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, या फिर लैंडलॉर्ड के ही सर्विस में था वो टीनेंट, ठीक है जी। एंड द टीनेंट हैज सीज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट टू बी इन सच सर्विस और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी। और अब तो भैया उस किराएदार के पास कोई नौकरी नहीं, अब तो उसको टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट, परंतु यह बता दिया जाता है जहां पर टीनेंट, यदि वो वर्कमैन की डेफिनेशन में आ गया, हु हैज बीन डिस्चार्ज, जो कि जिसको डिस्चार्ज कर दिया गया हो, और डिसमिस, या फिर जिसको डिसमिस कर दिया गया है लैंडलॉर्ड के द्वारा अपनी सर्विसेज से या फिर नौकरी से, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है जी, और उसने उसको एक्सपेल किया है या फिर नौकरी से निकाला है, तो ये अपने आप में ही कॉन्ट्रावेंशन हो गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का। ही शेल नॉट बी लायबल टू बी एविक्टेड, अब वो एविक्ट नहीं करवा पाएगा, अंटिल द कंपिटेंट अथॉरिटी, जब तक कि कंपिटेंट अथॉरिटी अंडर दैट एक्ट, उस एक्ट के अंदर कंफर्म ना कर दे उसके ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज को या फिर डिसमिसल को, जो भी उसके अगेंस्ट में बनाया गया है लैंडलॉर्ड के द्वारा। अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ये समझ गए ना क्या प्रोविजन चल रहा है, देखो ये चल रहा है सीन, ये एक बड़ा मेंशन है या व्हाट्स जो भी, ठीक है ना, इस हिसाब से मान लेना, एक देखो कितने सारे फ्लोर हैं इसके ऊपर, बड़ा मेंशन है, ठीक है ना। यहाँ पर भी फ्लोर चल रहे हैं, इधर खिड़कियां 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 कर लेना, ठीक है ना। चलो, इसको मैं एक वो बोल दूं, एक इंडस्ट्री बोल दूं, एक इंडस्ट्री, लेट्स से एक छोटी मोटी इंडस्ट्री है, ठीक है। चलो, देखो क्या होता है, नीचे काम होता है, ऊपर जो है इनको रेंट पे दे रखी जगह,
ये जो टीनेंट है, ये बाय द वे एक करूं यहाँ नौकरी भी करता है, तो नौकर बोल दूं, ये नौकर भी है। डन। चलो अब क्या है, ये लैंड ओनर भी है, और अच्छा जैसे नौकर हो गया तो ये क्या बन गया फिर? सर्विस। सर फिर ये तो सर्वेंट को आर्डर होना चाहिए, तो फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देना, अगर ये इनके नहीं पास नहीं, ना सुनो होगा तो। ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूं। ये टीनेंट भी है और यहाँ पे नौकरी भी करता है, ये नौकर भी हो गया। जब हम इसको टीनेंट बोलेंगे तो हम इसको लैंड ओनर बोल रहे हैं, अगर हम इसको नौकर बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? मालिक, मास्टर। यस, ठीक हो गया। ये मास्टर भी है, ठीक है। यहाँ पे किसको टीनेंट पे ये रूम्स देता है, जो भी इसके नौकर होता है उनको देता है, ठीक हो गया। तो देखो क्या किया इसने, इसको नौकरी से निकाल दिया, ठीक है, चल निकल। सही। अगर आप जनरली देखोगे, बिल्कुल ओवरटली देखोगे, तो सिंपल क्या है कि भैया टाटा बाय बाय, एविक्ट भी हो चुका है। लेकिन किंतु परंतु अगर ये टीनेंट ने चैलेंज कर दिया है क्या, कि देखो जी इसने मुझे नौकरी से निकाल दिया है, मैं मानता हूं, लेकिन मैंने केस किया हुआ जी, यह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की विषय वस्तु है, मैंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल के अंदर केस किया हुआ है। अभी तो कंफर्म होगा कि इसने मुझे एक्सपेल किया है या डिसमिस किया है, क्या ये ठीक है? ठीक है ना। अब केस कर रखा है, देखो केस के दो फैसले हो सकते हैं, या तो केस बोले हाँ ठीक है, कोर्ट बोले हाँ ठीक है निकाल दिया, अच्छा किया, या बोले नहीं, अच्छा। अगर निकाल दिया तो ठीक है, कंफर्म हो जाएगा एविक्शन का ऑर्डर। अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कोर्ट बोलती है कि ना आपने गलत निकाला जी इसको, तो ध्यान रखना नौकरी तो उल्टी मिलेगी मिलेगी, ऊपर से एविक्शन का ऑर्डर भी, या फिर एविक्शन का राइट भी खत्म हो जाएगा। हाँ आ जाओ। सर जैसे इसने इसको मतलब सर्विस से हटा दिया, तो फिर सर ये इसको घर से भी हटाएगा? हाँ, फिर वो तो उसकी इच्छा है ना, वो तो रेंट पे कर रहा है ना। हम यहाँ सिर्फ रेंट के विषय में कर रहे हैं। यहाँ पर किस लिए एविक्शन का राइट है, क्योंकि एविक्शन का राइट आ गया है कि वो नौकर है जी मेरा, ठीक है ना। और जो मेरी नौकरी करेगा भाई वो रहेगा, मेरा जो नेक्स्ट नौकर रहेगा वो बाहर रहेगा, और ये मेरा नौकर भी नहीं है, ये यहाँ रहेगा, ठीक है ना। ये रेंट कंट्रोल के लिए ये सुविधा दे रखी है। देखो सेक्शन 13 के अंदर, ध्यान रखना, ले दे के अभी एक ही सेक्शन आया है जो लैंडलॉर्ड की बात कर रहा है, ठीक है ना। वरना तो इसमें कोई सेक्शन ऐसा जाने को हो रहा है कि भाई वो टीनेंट अगर आ गया तो कंट्रोलर जो उसके पैर दबाएगा, उसकी मसाज करवाएगा, उससे पूछेगा मालिक कहाँ रहोगे, ये लो मैं चला जाता हूँ बाहर, आप यहाँ रह लो, ठीक है ना। इतनी सुख सुविधाओं की बात हो रही, 15-15 दिन का नोटिस देगा। अरे भैया रेंट नहीं दे रहा, अब ये टीनेंटशिप या फिर रेंट डीड किस लिए होती है? रेंट के लिए तो होती है। रेंट ही नहीं दे रहा हूँ, तब भी 15 दिन का 30 दिन का नोटिस दिया जा रहा है उसको, ठीक है ना। और यहाँ मकान मालिक ये सोच रहा है मैं छोरे का ब्याह करवाऊं ना करवाऊं, ये वरण जगह देगा कि नहीं देगा, समझ पा रहे हो ना। इसने इधर काम धंधा करवाओ ना करवाओ, वरण जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। डन। चलो, ये तो समहाउ एक ऐसा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से जुड़ा हुआ डिस्प्यूट आ गया है इसके अंदर, और वो केस चल रहा है। तो जो केस का डिसीजन है ना, उसके हिसाब से हम एविक्शन डिसाइड कर रहे हैं, बस ये, हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट डिसाइड नहीं कर रहे, ठीक है ना। चलो, चौथा कारण, द टीनेंट हैज ऑलरेडी इन हिज ओन पोजेशन एक रेजिडेंशियल, शाबाश, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग तो ले रहा है पट्टा पहले से ही, कौन? टीनेंट। और सब्सिक्वेंटली एक्वायर्स पोजेशन और इरेक्ट सच ए बिल्डिंग रीजनेबली सफिशिएंट फॉर हिज रिक्वायरमेंट इन द अर्बन एरिया, यानी ले दे के दूसरी प्रॉपर्टी पे कब्जे पे है वो, या तो जानबूझ के नहीं छोड़ रहा, ठीक है ना। जैसे मैं जेटी के पास पूछ रहा, जेटी के जेटीआर के पास प्रॉपर्टी है कि यहीं पे शिफ्ट कर देता हूँ, तो एक बढ़िया प्रॉपर्टी है तो सही, लगभग 60-70 गज के आस, हाँ, लेकिन क्या है वो ऑक्यूपाई करके रखी हुई है एक टीचर ने, उसके अंदर स्टूडियो वगैरह बनाया हुआ है, ठीक है। अब वो छोड़ नहीं रहा, ठीक है ना। अब उसको बोलेगा अपना सामान उठा ले, मैं उठा लूंगा, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मैं ये हो रहा हूँ, और मेरे को तो मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप रख दो। वो बेचारे दुखी हो रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने मेरे को भी बोला था कि भाई आप बात कर लो, अगर वो छोड़ जाए तो ठीक है। अब उन मास्टर जी से बात करी, अब हमने तो मैंने ये भी बोल दिया कि भाई जैसे 3 रूम है, आपके अगर स्टूडियो जो भी आपका सामान है वो एक रूम के अंदर शिफ्ट करा देंगे, हम 2 रूम में बैठ जाएंगे, ठीक है। बोला नहीं नहीं मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा,
मेरा पेपर आया हुआ है इस चीज का, डिस्टर्ब हो गया। मैं चलो भाई ठीक है। डन हो गया। चलो, पहले से ही एक बिल्डिंग, एक प्रॉपर्टी वो एक्वायर करके बैठा हुआ है तो भैया खत्म। डन। कितना कारण आ गया ये भी, 5। He is a member of the armed forces of the Union of India and requires it for the occupation of his family। जो मकान मालिक है, ठीक है जी, वो क्या है? आर्म फोर्सेस का मेंबर। हाँ, आर्म फोर्सेस का मेंबर है, ठीक है जी। किसका? यूनियन ऑफ इंडिया। रुक जा, यूनियन ऑफ इंडिया का। एंड रिक्वायर, अब किस लिए चाहिए उसको? उसके खुद की ऑक्यूपेशन के लिए, उसकी फैमिली की ऑक्यूपेशन के लिए। एंड प्रोड्यूस सर्टिफिकेट, और साथ साथ में वो एक सर्टिफिकेट भी देता है फ्रॉम प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी से रेफर टू इन सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन सोल्जर लिटिगेशन एक्ट 1925 की, ठीक है जी। दैट ही इज सर्विंग अंडर स्पेशल कंडीशन। अंडरलाइन करो, स्पेशल कंडीशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 3 ऑफ दैट एक्ट, ठीक है ना। आपने जनरली अगर आप YouTube पे वीडियोस भी देखोगे कि ऐसा ऐसा कभी हो गया है इंसिडेंट कि किसी भी फौजी को वर्दी में कोर्ट में अपीयर होना पड़ गया है, ठीक है ना। तो ध्यान ध्यान रखना, पुलिस वालों को डांट लगेगी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है उनको डांट लगेगी, जो वकील आए हुए हैं उनको डांट लगेगी, और जो साइड में रीडर बैठे हुए हैं जो आवाज लगा रहा है सबको डांट मारेगा वो जज, ठीक है ना। अप्रिशिएट करेगा कि भैया किस तरीके के काम है, बोले इनको बॉर्डर छोड़ के आना पड़ेगा, यहाँ तो अगर मैं नहीं आऊंगा तो कोई और संभाल लेगा, वहां कौन संभालेगा, ठीक है ना। और बहुत सारे वीडियो आपने अनगिनत वीडियो देखे होंगे कि खबरदार अगर अगर कोई भी आर्मी पर्सनल है और वो ड्रेस के अंदर है और वो यहाँ पे कोर्ट पे आकर मुझे खड़ा हुआ दिख गया, तो आप जी इनको, मैंने आपको बोल दिया, आप किसी भी कोर्ट में जाओगे बोल देना कि इस कोर्ट से गया है, अगर आप कहेंगे तो राइटिंग में नोटिस भी छपवा दूंगा, ठीक है जी। ये अपने हाई कोर्ट में भी ऐसा हो चुका है, ठीक है ना। कोर्ट के बाद प्रोटोकॉल छपे होते हैं कि आप किसी भी आर्मी पर्सनल को जो कि ड्रेस के अंदर है, यानी कि वो अपना ऑफिस छोड़ के आपकी ड्यूटी पे वहां पे खड़ा हुआ है, कोई काम करने के लिए आया हो सकता है संबंध के कोर्ट ने उसको बुलाया हो, ठीक है ना। तो देश का नुकसान नहीं करेंगे, सारा काम छोड़ के पहले उसको सुनेंगे। आप पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जाओगे, दिल्ली हाई कोर्ट में जाओगे, बहुत सारे ऐसे काम आपको प्रोटोकॉल वगैरह दिख जाए, ठीक हो गया। मान लो कोई ऐसा फौजी है जो रिटायर हो गया है और उसके पास जो है रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ठीक है जी, अपनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग को वो खुद ऑक्यूपाई करना चाह रहा है, ठीक है जी। और उसने बड़ी ही ओल्ड कंडीशन में देश की सेवा करी है और उसका सर्टिफिकेट भी लेके घूम रहा है, सही। इससे बढ़िया कोई भी कॉज नहीं हो सकता है एविक्शन का। चलो, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब क्लोज। फैमिली का मतलब सच रिलेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स एज ऑर्डिनरी लिव विद हिम एंड आर डिपेंडेंट अपॉन हिम। स्टार लगा लो जरा एक्सप्लेनेशन की साइड में। फैमिली का क्या मतलब है? जो सामान्यतः उसके साथ रहते हैं और उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक हो गया। बी, ये बी कहां से आया है जी? ए कहां है? तुम्हारे में बी है क्या? ए कहां है? अच्छा हाँ, 3 के ठीक नीचे ए लिखा हुआ है, देख रहे हो, क्लोज थर्ड, ठीक हो क्या। वहां से ये सीन कट हो गया है, 3 ए का सीन कट हुआ सारा का सारा, अब 3 बी आ गया। इन केस ऑफ रेंटेड लैंड, अगर कोई किराए की जमीन है, इफ ही रिक्वायर्स इट फॉर ओन यूज, अपने खुद के यूज के लिए उसको चाहिए, इज नॉट ऑक्यूपाइंग एंड इज नॉट ऑक्यूपाइंग इन अर्बन एरिया, और अर्बन एरिया में जो भी कंसर्न है, कोई भी दूसरी प्रॉपर्टी उसके पास नहीं है पर्पज ऑफ इस बिजनेस के लिए, या फिर एनी अदर रेंटेड लैंड एंड हैज नॉट वेकेटेड सच लैंड, या फिर अगर वो लैंड थी तो सही लेकिन वो वेकेट कर चुका है, बेसिकली सफिशिएंट कोस्ट था आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द 1949, तो कोई बात नहीं, जो उसके पास अवेलेबल है वही करेगा। सी, इन केस ऑफ एनी बिल्डिंग और रेंटेड लैंड, इफ ही रिक्वायर्स इट टू कैरी आउट एनी बिल्डिंग वर्क एट द इंस्टेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट or local authority or any improvement trust under some improvement or development schemes, or if it has become unsafe or unfit for human habitation। बिल्कुल ठीक है जी। क्यों? क्योंकि उसके पास जो बिल्डिंग वगैरह उसने ऑक्यूपाई करके रखी थी, किसने? मकान मालिक ने, ठीक है जी, उसको सरकार ने खाली करवा दिया है, ठीक है। दिल्ली में बहुत होता है, किसी भी बिल्डिंग को, कपल ऑफ बिल्डिंग को क्या बोल देते हैं कि भाई इनएबिटेबल हो गए हैं। बहुत सारी न्यूज, अब जैसे बारिश आएगी सुन लोगे न्यूज कहीं ना कहीं,
ठीक है ना, कि बिल्डिंग झुक गई पर वो कैमरे वाले पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, अखबार वाले पहुंच जाते हैं वहां पे, ठीक है। हर साल दिल्ली में क्या है, कई एरियाज ऐसे हैं, ठीक है जी, जिसमें आनंद फानन में कंस्ट्रक्शन बना के वहां पे कॉलोनियां खड़ी कर दी, किसी ने मिट्टी नहीं जांची, ठीक है जी। सबको ये लगा कोई बात नहीं, दलदल है, जैसे गांव में नहीं है, जोड़ हो गया पाट दिया, कई साल तो उसमें कूड़ा फेंका, फिर रेत गिरा पाट दिया, उसके ऊपर प्लॉट खड़ा कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, ऊपर से तो सूखा दिखेगा वो, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर वो नीचे धसता चला जाता, धसता रहता, तो बहुत स्लो स्पीड में धसता है वो, चिक 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 चिक। ठीक हो गया, अनफिट है। एक समय ऐसा आएगा, क्यों, नीचे धसेगा तो क्रैक आएगा, क्रैक आएगा तो भाई साहब, है ना, किसी के सर पे लेंटर गिरेगा तो वो उठेगा नहीं, उठ जाएगा। लेकिन हम कॉलेज में गिर गया था पूरा लेंटर, देखी नहीं आपने ना, बहुत पहले, हाँ ये 10 दिन पहले। निकी नाम की तो नई ही बिल्डिंग है ना, ना ना वो लाल कलर की जो बिल्डिंग पुरानी है, हाँ, पुरानी है, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। अच्छा ठीक हो गया, अनफिट होगी तो क्या करे जी, हमको तो निकलना पड़ गया, हमारे पास थी जमीन, अब हम अपनी उसमें आएंगे, अपनी अपनी मांग रहे हैं हम, ठीक है, जो थी हमको तो छोड़नी पड़ गई, तो क्या करेंगे, बोल देंगे उसको टी नेट को टाटा बाय बाय, आप जाओ, ओनर आ रहा है। प्रोवाइडेड, परंतु यह बता दिया जाता है जहां पर टेनेंसी इज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, अगर स्पेसिफिक पीरियड के लिए है, एग्रीड अपॉन बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, एंड द लैंडलॉर्ड शैल नॉट एक्सेप्ट अंडर सब क्लोज 5 ऑफ द क्लोज ए बी एंटाइटल्ड टू अप्लाई अंडर दिस सबसेक्शन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड। यस, 5 में क्या था, आर्मी में बंदा है, ठीक हो गया। अगर आपको सी में करवाना है, ठीक है ना, तो भैया ध्यान रखना, एक्सेप्शन इसी के चलेंगे अपना, सीधे के सीधे। यह भी बता दिया जाता है दैट वेयर लैंडलॉर्ड हैज ऑब्टेन्ड पोजेशन ऑफ ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग और रेंटेड लैंड अंडर द प्रोविजन, एक काम करो, एक काम करो, बुढ़िया इसको भी भर के लिखे, मिक्स मत करिए, अलग अलग करिए दोनों को। हम्म, और सब क्लोज 5 ऑफ क्लोज ए क्लोज बी ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अप्लाई अगेन अंडर द सेट प्रोविजन फॉर द पोजेशन ऑफ एनी अदर बिल्डिंग और रेंटेड लैंड ऑफ द सेम क्लास। यस, ध्यान रखो, ये जो क्लोज ए बी, ठीक है ना, और फर्स्ट का जो है पांचवा, ठीक है ना, ए के पहले का पांचवा जो है, ठीक, पहला और पांचवा जो है, ठीक है जी, उसका, ठीक है जी, और बी, ध्यान रखना एक ही बार कर सकते हो आप क्लेम, ये बहुत सीधी सिंपल सी बात है। देखो 5 के अंदर क्या लिखा हुआ कि एक फौजी है, रिटायर है, उसके पास सर्टिफिकेट भी है कि उसने बड़ी ओल्ड कंडीशन के अंदर देश की सेवा करी है, और उसके पास कोई दूसरी बिल्डिंग नहीं है इस अर्बन एरिया में, ठीक है ना। लेट्स से अगर यही एप्लीकेशन वो दोबारा लगाए किसी दूसरी बिल्डिंग के लिए, दूसरी प्रॉपर्टी के लिए, तो मतलब यानी, है ना, तो फिर क्या है, सिर्फ एक बार क्लेम करोगे, सिंपल सी बात। 3A कर दिया था कि ना, तीसरा प्रोविजन, यह भी बता दिया जाता है दैट वेयर एक लैंडलॉर्ड, देखता हूं अगर यहाँ पे मिल गया तो अपने को, हाँ तीसरा आ गया ना सीधा, शाबाश, हाँ, obtain possession of any building under the provision of sub clause 2 of clause A, he shall not be entitled to apply again under the said sub clause for the possession of any other building for the use or the residence as the case may be or of the same son। बिल्कुल ठीक बात है जी, अगर बच्चे के लिए भी करवा रहे हो तो एक बच्चे के लिए एक ही करवाओगे, सीधी सिंपल सी बात। 3A पे आ जाओ सीधा, देखो 3A के ऊपर नंबर लिखा होगा एक, नीचे रेफर करो, 78 में अमेंड होकर आया है, ठीक हो गया। इन द केस ऑफ ए नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, अगर कोई नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, एक लैंडलॉर्ड हु स्टैंड्स रिटायर्ड, जो कि रिटायर्ड हो चुका है या फिर डिस्चार्ज हो चुका है फ्रॉम द आर्म फोर्सेस से, किसकी, यूनियन ऑफ इंडिया की, और हु वाज ए माइनर सन, और जो कि या फिर जो कि माइनर सन है एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द डिसीज लैंडलॉर्ड, जो भी डिसीज लैंडलॉर्ड था उस समय, उसकी डेथ के समय, एंड रिक्वायर्स इट फॉर हिज पर्सनल यूज, और उसको किस लिए चाहिए, उसके पर्सनल यूज के लिए, थैंक यू भैया, उसके पर्सनल यूज के लिए चाहिए, मैं विद ए पीरियड ऑफ 3 साल, तो 3 साल के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से 3 साल की, और
डिस्चार्ज और अटेनिंग दी एज ऑफ 18 साल, ठीक है जी, अगर वो माइनर है तो 18 साल तक के लिए, एज द केस में भी जो भी केस हो। अप्लाई टू द कंट्रोलर फॉर एन ऑर्डर ऑफ डायरेक्टिंग द टेनेंट टू पुट द लैंडलॉर्ड इन पोजीशन, यस। अगर माइनर है तो 18 साल तक का जब तक नहीं हो जाता तब तक के लिए वो अप्लाई कर सकता है, कितनी बार अप्लाई करवा लो, ठीक है जी। अगर वो अदरवाइज है, डेथ का केस है, तो 3 साल तक किसी भी समय जो है वो कर सकता है। चलो, प्रोवाइडेड, परंतु ये भी बता दिया जाता है कि जहां पर लैंडलॉर्ड हैज ऑब्टेन पोजेशन ऑफ नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग अंडर दिस सबसेक्शन, ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अप्लाई अगेन, ठीक है जी। अब दोबारा अप्लाई करने के लिए एंटाइटल नहीं होगा फॉर द पोजेशन ऑफ एनी अदर नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑफ द सेम क्लास की नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। 3 एक और अदरवाइज अलग कर लेना, 3 ए जो है वो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, पहली लाइन है 3 ए की, इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जरा बॉक्स कर लेना इसको। अभी तक हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात कर रहे थे, प्रोविजन 1 प्रोविजन 2 रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए था, 3 ए नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए है। नंबर 4, द कंट्रोलर शेल, यदि वो सेटिस्फाई हो जाता है कि जो भी क्लेम है लैंडलॉर्ड का वो बोनाफाइड है, मेक एन ऑर्डर, कर सकता है ऑर्डर, डायरेक्टिंग द टेनेंट टू पुट द लैंडलॉर्ड इन पोजीशन, कि भैया टेनेंट को बोलेगा भाई तू निकल जा और लैंडलॉर्ड को पोजीशन कब्जा दे दे अपना ऑफ द बिल्डिंग या फिर रेंटेड लैंड का, ऑन सच डेट, उस डेट पर, अंडरलाइन करो ऑन सच डेट, एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कंट्रोलर, अंडरलाइन स्पेसिफाइड बाय द कंट्रोलर, एंड इफ द कंट्रोलर इज नॉट सो सेटिस्फाइड ही शैल मेक एन ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन द एप्लीकेशन, या फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, सीधी सिंपल सी बात। प्रोवाइडेड दैट, यह भी बता दिया जाता है कि कंट्रोलर जो है मे गिव द टेनेंट ए रीजनेबल टाइम फॉर पुटिंग द लैंडलॉर्ड इन पोजीशन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ रेंटेड लैंड एंड मे एक्सटेंड सच टाइम एज so as not to exceed 3 महीने इन द एग्रीगेट। बड़ी ही जमीन है, अब पोजेशन लेने देने का काम जो है काफी समय खींचेगा, तो कोई बात नहीं, 3 महीनों तक का समय दिया जा, एक्सटेंड किया जा सकता है। ध्यान रखना, एक बार में एक्सटेंड नहीं होगा, चलो भाई 3 महीने के बाद 15-15 दिन, एक एक महीना, 15-15 दिन, 20-20 दिन, इस हिसाब से होता है। अगर बिल्कुल फेयर प्रैक्टिस की बात करोगे तो 14 दिन का समय दिया जाता है एक बार में। 14 दिन समय बिताने के बाद 15वें दिन तो अपील होगा, तो वैसे ही 15 दिन हो चुके, ठीक हो गया ना। नंबर 5, जहां पर एप्लीकेशन इज मेड अंडर क्लोज 5 ऑफ क्लोज ए, यानी फौजी वाली, ऑफ सबसेक्शन 3, बिल्कुल सही बात है जी, इट शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ एज फार एज मे बी विद इन पीरियड ऑफ 1 महीना, अंडरलाइन बॉक्स करो, 1 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ करोगे, क्योंकि फौजी है भैया, ठीक है ना, और किन बड़ी ही ओड परिस्थितियों के अंदर जो है उसने देश की सेवा करी। बिल्कुल रिसेंटली की न्यूज है, एक टोल वालों ने, एक फौजी था, वो रिटायर था, रिटायर भी किस लिए था, क्योंकि उसको फौज ने बोला कि भाई तू जा, वो व्हील चेयर पे था, ऐसी गाड़ियां होती है जो व्हील चेयर पे जो पूरी की पूरी व्हील चेयर ऐसे उठा के ऐसे करते हैं। लेकिन वो प्रिंसिपल के बाद में तो हाँ, होगी बिल्कुल होगी। वीडियो देखी थी, हम्म, मैं फिर उनके प्रिंसिपल के पास वो व्हीलचेयर हाँ, ऐसे चढ़ वो के हाँ वो गाड़ी गाड़ी हो गाड़ी पीछे से, पहले तो वो क्या था, वो गाड़ी का स्लोप बना तो पीछे से चढ़ता था वो, अब कैसे, क्या क्या कुछ है, साइड में से, क्या लिफ्ट टाइप है ना ऐसे उसमें साइड में से ऐसे खुल जाता है और फिर स्लैब हाँ, फिर टाइप में। हाँ उसमें गेट के साइड में फिर ऐसे चर करके ऊपर पड़ता है, फिर अंदर घुस जाता है, स्पेशल बनवाई हुई है, ठीक है ना। बिल्कुल रिसेंटली की न्यूज देख रहा था मैं, उस बंदे ने बताया भी कि मैं फौजी हूँ, ऐसे से हमारा टोल कैसे कट रहा है, और वो इंतजार करके है, वो टोल दे देता वो, लेकिन टोल वालों ने बदतमीजी करी, ठीक है जी, फिर लोग पहुंच गए, एक टोल और फ्री हो गया। 1 month, ठीक है जी, एंड इफ द क्लेम ऑफ द लैंडलॉर्ड इज एक्सेप्टेड द कंट्रोलर शैल मेक एन ऑर्डर ऑफ डायरेक्टिंग द टेनेंट टू पुट द लैंडलॉर्ड इन पोजीशन ऑफ द बिल्डिंग ऑन द डेट टू बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर एंड सच डेट शैल नॉट बी लेटर देन 15 days। चलो यहाँ पर 15 दिन हो गई फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। चलो, जहां पर लैंड, नंबर 6 पढ़ रहा हूं, जहां पर लैंडलॉर्ड हु हैज ऑब्टेन्ड, कितनी गंदी कॉपी करी हुई, नहीं सी, एक बार पेज इधर खिसका देते, एक बार पेज इधर खिसका देते, बड़ी बेकार सी कॉपी कर। हाँ, जहां पर लैंडलॉर्ड जिसने ऑब्टेन कर लिया है पोजेशन किसका, बिल्डिंग का या फिर रेंटेड जमीन का, इन परसेंस ऑफ एन ऑर्डर अंडर सब क्लोज 1 ऑफ क्लोज ए, जरा रिज्यूम करके देखो, 3 एक का ए का ए, एक दिख रहा है, ही रिक्वायर्स इट फॉर हिज ओन ऑक्यूपेशन,
ठीक है, रिवाइज करते हुए चले जाना। और क्लोज बी ऑफ सबसेक्शन 3, बी के अंदर क्या था, नॉट ऑक्यूपाइंग द अर्बन एरिया, ठीक है जी, आ जाओ। फिर उसके बाद डज नॉट हिमसेल्फ ऑक्यूपाई इट, और उसको बाद में ऑक्यूपाई खुद नहीं करता है, दे रहे ना, लगेंगे दो चार, ठीक है ना, और खुद ऑक्यूपाई नहीं कर, देखो ऑर्डर ले लिया उसने उसका वेकेंट करवा लिया एविक्शन का, लेकिन ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है लैंडलॉर्ड। और इफ पोजेशन वाज ऑब्टेन्ड अंडर सब क्लोज 5 ऑफ क्लोज ए, वही फौजी वाला, हिज फैमिली डज नॉट ऑक्यूपाई, ऑर्डर तो ले लिया अपने फेवर में, लेकिन फैमिली ने ऑक्यूपाई नहीं किया है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग को, और इफ पोजेशन वाज ऑब्टेन्ड बाय हिम ऑन बिहाफ, या फिर उसके सन के द्वारा, इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ क्लोज 2 ऑफ क्लोज ए ऑफ सबसेक्शन 3, दो कौन सा था, रिक्वायर्स ऑफिस वगैरह के लिए, शादी शादी वाला था, दो, एक से दो हो गए थे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, डज नॉट ऑक्यूपाई इट फॉर द पर्पज फॉर विच द पोजेशन वाज ऑब्टेन, जिस पर्पज के लिए वो पोजेशन ऑब्टेन करा था, फिर वो पोजेशन लिया ही नहीं, फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 12 महीने, और 12 महीने निकल चुके हैं कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग पोजेशन, पोजेशन की डेट ऑब्टेन करने से लेकर 12 महीने गुजर चुके हैं। और सर्कल कर लेना, इफ पोजेशन वाज ऑब्टेन अंडर सबसेक्शन 3A, नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए या फिर लैंड के लिए, does not occupy it for his exclusive personal use for a continuous period of 3 साल, यहाँ पे 3 साल कर लेना बॉक्स। और जहां पर लैंडलॉर्ड who has obtained possession of a building under clause C of subsection 3 puts the building to any use or let it out to any tenant other than the tenant evicted from it, ठीक है जी। यस, क्या करा, जिस किराएदार को एविक्ट करवा के आपने ये अपने पर्सनल यूज में ऐसे ऐसे खाली करवा ली, और खुद ऑक्यूपाई ना करके किसी दूसरे किराएदार को आपने किराए पे चढ़ा दी, अगर ऐसा हो गया, हु हैज बीन एविक्टेड में अप्लाई, जो जिस किराएदार को तुमने निकाला था, अब वो क्या करेगा, वो अप्लाई कर देगा कहां पर, कंट्रोलर के पास, किस लिए, फॉर एन ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट द पोजेशन ऑफ सच बिल्डिंग और रेंटेड लैंड शैल बी रिस्टोर्ड, बॉक्स करो, रिस्टोर्ड टू हिम एंड द कंट्रोलर शैल, शेल को बॉक्स करो, कंट्रोलर शैल मेक एन ऑर्डर अकॉर्डिंगली। रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ऑर्डर ले लिया है, 12 महीने गुजर चुके हैं, ऑक्यूपाई नहीं किया है। नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, 3 साल गुजर चुके हैं, ऑर्डर ले लिया है, ऑक्यूपाई नहीं किया है, वो पर्सनल यूज नहीं किया है, या फिर अदरवाइज ना 12 महीने गुजरे हैं ना 3 साल गुजरे हैं, उससे पहले किसी दूसरे किराएदार को चेप दिया हो, तो ये जो पुराना किराएदार है, जो बेताल की तरह तुम्हारे कंधे पर आ बैठा है, ठीक है जी, ये अब सीधा कंट्रोलर के पास जाएगा, और शेल लिखा हुआ है, अब कंट्रोलर के पास कुछ नहीं है, कंट्रोलर उससे उसको रिस्टोर करवाएगा, ठीक है ना, मकान मालिकों के सारे छोटे छोटे सपने तोड़वा देगा। स्टार लगा लेना, ये जो लास्ट का जो पोर्शन लिखा हो ना आधा, इसको ब्रैकेट करके साइड में स्टार लगा लेना, रिस्टोर्ड जहां पे लिखा हो वहां पे स्टार लगा लेना। नंबर 7, जहां पर कंट्रोलर सेटिस्फाई हो जाता है कि कोई एप्लीकेशन जो है मेड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर द एविक्शन ऑफ अ टेनेंट इज फ्रिवलस, वो तुच्छ है, या एविक्शन सताने के लिए है, द कंट्रोलर में डायरेक्ट दैट द कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 500 रुपीज, भाई साहब नॉट एक्सीडिंग 500 रुपीज को अंडरलाइन कर लो, बी पेड बाय सच लैंडलॉर्ड टू द टेनेंट, लैंडलॉर्ड टू टेनेंट को अंडरलाइन कर लो, ठीक हो गया, स्टार लगा लेना। देखो कमेंट्स, एक कमर्शियल बिल्डिंग कैन बी ऑर्डर टू बी एविक्टेड फॉर पर्सनल बोनाफाइड नीड ऑफ द लैंडलॉर्ड, यस बिल्कुल सही बात है जी। राजेंद्र कुमार वर्सेस निरंजन लाल, कमर्शियल बिल्डिंग बोल दी तो इसका मतलब क्या है, नॉन रेजिडेंशियल। देखो जरा नेक्स्ट हेडिंग इसी के अंदर, पर्सनल बोनाफाइड नीड ऑफ द लैंडलॉर्ड, ठीक है, देखो डायरेक्टर आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम हरियाणा वर्सेस कूड़ामल, शाबाश ठीक हो गया। रिक्वायरमेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड हैज टू बी judged from the perspective of the landlord and the tenant cannot dictate terms towards them, yes ठीक हो गया।
सतप्रकाश लैंडलॉर्ड हैज वेकेटेड। ये देखो जरा, ये दिख रही है हेडिंग, mere knowledge on the part of the landlord as to subletting will not stop the landlord from seeking eviction। ये दिख रहा है, अंडरलाइन कर लो इसको नीचे, राम किशन वर्सेस मोतीराम एंड अनदर, ठीक है जी, एंड रघबीर सिंह वर्सेस मोतीराम। रघबीर का तो अब दोबारा आ रहा है शायद, है ना? मंगत राम, मोतीराम का मंगत राम, रघबीर रघबीर। चलो जान, कोई बात नहीं। onus burden, onus of proof of subletting is upon the landlord। ठीक है जी, हनुमान जी का बाड़ा मंदिर सिरसा छोड़ दो इसको। 13A स्पेशल प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन इन सर्टेन केसेस। स्पेशल केसेस 13A, जैसे 13 सेक्शन 13 नंबर स्पेशल होता, पता होगा ना? ठीक है, जहां पर एप्लीकेशन इज मेड बाय द, किसके द्वारा? लैंडलॉर्ड के द्वारा, हु इज और वाज ए मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया विद इन 1 साल के अंदर अंदर, प्रायर टू और आफ्टर द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। ठीक है जी, यानी जिस दिन रिटायरमेंट है उससे 1 साल से पहले से ही, ठीक है जी, या फिर रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर अंदर, या फिर डिस्चार्ज हो गया नौकरी से तब भी, और विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एविक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1986, जहां पर विच एवर इज लेटर, बॉक्स करो जो भी बाद की डेट है, विच एवर इज लेटर पर बॉक्स करोगे आप, ऑन द ग्राउंड, किस ग्राउंड पर? जो कि मेंशन है इन सब क्लोज फर्स्ट ऑफ क्लोज ए ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 13, 13 के 3 के ए के 1 में नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए खुद के यूज की लिए जिसमें चाहिए, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अ डेथ ऑफ द सोल लैंडलॉर्ड हिज विडो, बॉक्स करो विडो को, एंड इन द केस ऑफ डेथ ऑफ सच विडो, अगर विडो मर जाए तो हिज चाइल्ड, बॉक्स करो, ग्रैंड चाइल्ड, बॉक्स, और विडोड डॉटर इन लॉ, स्पेसिफिक बॉक्स कीजिए अलग से इसको, who was dependent, underline जो डिपेंडेंट भी होनी चाहिए, upon him at the time of his death shall be entitled to make an application under this section to the controller। कोई बात नहीं, अगर वो फौजी साहब नहीं है तो कोई बात नहीं, ये बंदे उनकी जगह पे एप्लीकेशन लगा देंगे। In case of a death of such landlord before the commencement of Haryana Urban Rent Control Amendment Act 1988 within 1 year of such amendment commencement, ठीक है जी। In case of death of such landlord after the commencement but before the date of his retirement or discharge within 1 year of the date of his death, ठीक है जी, 1 साल के अंदर। In the case of death of such landlord after such commencement and the date of his retirement or discharge within 1 year of the date of such retirement or discharge, and on the date of such application the right to recover the possession of the residential building which belonged to such landlord at the time of his death shall accrue to the applicant। applicant के पास ये right accrue हो जाएगा, सिंपल सी बात है। चलो यही कंप्लीट होगा। 1A जहां पर एप्लीकेशन बना दी गई है लैंडलॉर्ड के द्वारा, हु इज और वाज एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, अंडरलाइन बोथ, इंडियन गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट, और ऑफ एनी स्टेट ऑन बोर्ड, अंडरलाइन स्टेट ऑन बोर्ड, या फिर कॉर्पोरेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा कॉर्पोरेशन है कोई? सोचो, हरियाणा कॉर्पोरेशन है? है। कॉर्पोरेशन मतलब सहकारी, चीनी मिल। रोहतक में चीनी का है, जब भिवानी में जाते हैं वहां पे टेक्सटाइल का है, वो भी सहकारी। हाँ, कब? विद इन 1 ईयर प्रायर टू और आफ्टर द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट और विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1990, विच एवर इज लेटर, इसको बॉक्स कर लेना, विच एवर इज लेटर, ठीक है ना, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 पे आ जाओ, द कंट्रोलर शेल इशू समन्स को अंडरलाइन कर लो, इन रिलेशन टू एवरी एप्लीकेशन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 इन द फॉर्म
अपेंडेड इन दिस एक्ट, जो इस एक्ट के थ्रू बता दिया गया है। चलो 3A पे आ जाओ। ये पुराना ही है, कुछ अपडेटेड ही नहीं है ये, क्या बकवास है। ना ना ठीक है ठीक है। हाँ, द कंट्रोलर शेल को अंडरलाइन करो, इन एडिशन टू एंड साइमल्टेनियसली, और साथ साथ में विद द इशुएंस ऑफ समन्स फॉर सर्विस ऑन द टीनेंट, ऑल्सो के ऊपर प्लस लगाओ, डायरेक्ट द समन्स टू बी सर्व्ड बाय द रजिस्टर पोस्ट, अंडरलाइन रजिस्टर पोस्ट, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, अंडरलाइन रजिस्टर पोस्ट एडी बोलते हैं, रजिस्टर पोस्ट एडी का मतलब एक्नॉलेजमेंट ड्यू, एड्रेस्ड किसको किसको, टू द टीनेंट और हिज एजेंट, एम्पावर टू एक्सेप्ट द सर्विस एट द प्लेस जहां पर टीनेंट या फिर उसका एजेंट एक्चुअली इन्वॉल्वली रिजाइड करता है और कैजुअल बिजनेस करता है, बस इतना काफी है। और लास्ट में ये इसी पैराग्राफ का 1 2 3 ऊपर से, ऑल्सो डायरेक्ट द पब्लिकेशन ऑफ द समन्स इन न्यूज पेपर सर्कुलेटिंग इन द लोकेलिटी, बस इतना ही काफी है। बी, जहां पर एक्नॉलेजमेंट purporting to be signed by the tenant or his agent is received, क्या समझ लिया जाएगा कि समन वैलिडली सर्व हो गया है। ठीक है, इसकी लास्ट लाइन, कंट्रोलर में डिक्लेयर दैट देयर हैज बीन अ वैलिड सर्विस को अंडरलाइन कर लेना। A tenant on whom the summons is duly served, whether in the ordinary way or by register post, shall not contest the prayer for the eviction from the residential building unless जब तक कि he files an affidavit stating the grounds on which he seeks to contest the application for eviction। Yes, जब कभी भी ये स्पेशल सर्कमस्टांसिस के केसेस आते हैं, लैंडलॉर्ड के द्वारा फाइल करे जाते हैं टीनेंट के खिलाफ, तो टीनेंट जो है ऐसा कभी नहीं होता कि वो सिंपल कोर्ट के सामने अपीयर होगा, रेंट कंट्रोल कोर्ट के सामने, और बस अपने ग्राउंड जो है अपना जो डिफेंस पेश करने लग जाएगा, नहीं, क्योंकि स्पेशल सर्कमस्टांसिस है। ठीक है ना, बात अब उस बंदे की नहीं है जो नौकरी छोड़ के गया, उस बंदे की बात है जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है जी, तो ये स्पेशल सर्कमस्टांसिस है। तो सीधी सिंपल सी बात है, जो भी किराएदार है उसको पहले एफिडेविट लेके कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, जी मेरे को परमिशन दो, मेरे पास रीजनेबल ग्राउंड है, वरना स्पेशल केस है, कोई ग्राउंड नहीं है। कोर्ट ने तो सीधा सिंपल ये बोलना है कि भाई तू जल्दी निकल जा, एफिडेविट की क्या जरूरत करोगे भैया, एक कहाँ तो विदो डॉक्टर वो कहाँ जाएगी। ठीक है ना, मान लिया टीनेंट को ज्यादा फेवर कर रहा है ये, बट दूसरों को मार देना ऐसा नहीं कहते। हाँ, and obtain leave from the controller as hereinafter provided, and in the default of his appearance in the pursuance of the summons or his obtaining such leave, the statement made by the landlord in the application for the eviction shall be deemed to be admitted by the tenant, underline deemed admitted। लेट्स से तुम्हारे सामने वो किराएदार आएगा, तुम हो कंट्रोलर, ठीक है जी, मैं हूँ किराएदार जिसने कब्जा कुब्जा करके रखा हुआ है, ठीक है जी, स्पेशल केस है, आपको पता है स्पेशल केस है, ठीक है, मैं कोई एफिडेविट नहीं दे रहा, मतलब मैंने एडमिट कर लिया कि जी स्पेशल नीड तो है। ठीक है ना, सिंपल सिंपल डाटा बाय बाय कर दोगे। सीधा 7 पे जंप कर लो। The controller shall, while holding an inquiry in a proceeding to which this section applies, follow the practice and procedure of a court of small cause। बॉक्स करो, कोर्ट ऑफ स्मॉल कोज, स्टार लगा लेना। कौन सा प्रोसीजर फॉलो होता है, कोर्ट ऑफ स्मॉल कोज, यानी कोई एविडेंस एविडेंस कुछ नहीं होता इसके अंदर, सिर्फ सेक्शन 13A की बात हो रही है, ध्यान रखना, सेक्शन 13 की बात नहीं हो रही, 13A की। 8 स्टार लगा लो, नो अपील और सेकंड अपील शैल लाई अगेंस्ट द ऑर्डर फॉर द रिकवरी ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग मेड बाय द कंट्रोलर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन। कोई अपील नहीं इस ऑर्डर की, कोई सेकंड अपील नहीं, प्रोवाइडेड दैट द हाई कोर्ट, यस हाई कोर्ट अगर चाहे सेटिस्फाई हो गया तो कोई बात नहीं, सुन सकता है, बस इतना काफी। नो स्टार लगा लो, वेयर नो एप्लीकेशन हैज बीन मेड टू द हाई कोर्ट फॉर रिवीजन, द कंट्रोलर में एक्सरसाइज द पावर ऑफ रिव्यू, बॉक्स करो रिव्यू, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर, कितना है ये 47 ऑफ द सीपीसी। ठीक हो गया। ये जो 8 के नीचे जो प्रोवाइजो लिखा है, ठीक है ना, रिवीजन लिख लो इस पे, पेंसिल पे, पेंसिल से लिख लो, रिवीजन बाय हाई कोर्ट।
चलो 14 देख लो, फिर छुट्टी कर दे तुम बार। डिसीजंस विच हैव बिकम फाइनल नॉट टू बी रीओपन, यस। एक और सुविधा आ गई क्या, कंट्रोलर शैल समरली रिजेक्ट को अंडरलाइन कर लो, एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 और 3 ऑफ सेक्शन 13 विच रेजेस सब्सटेंशियली द इशू as have been finally decided in any formal proceeding under this act। ठीक है जी, सीधा सिंपल, रिजेक्ट रिजेक्ट नहीं होगी, आउटराइटली समरली रिजेक्ट होगी। ठीक है जी, क्या कर रहे हो जी, डिसाइड आपका हो तो गया था, नहीं मैं 13(3) और 13(2) का जो मामला है दोबारा से उठाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, समरली रिजेक्ट कर दो। रेसिड्यू डेटा लिखना चाहते हो, लिख सकते हो। ठीक है जी, ये लो 15, 16, 17 कल खत्म, कल ये टाप का खत्म हो जाएगा। सही होगा।